कहानी की शुरुआत होती है मुफान से, जो कि 9th ग्रेड का एक स्टूडेंट है और वो अपने सीनियर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बैड स्टूडेंट है, बल्कि वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि ये एग्जाम मैजिक का था और ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये बहुत बुरा है। और फिर वो बताता है कि ठीक 3 महीने पहले उसे एक पेंडेंट दिया गया था एक बूढ़े आदमी के द्वारा और तभी से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है, क्योंकि उस समय के बाद से हर किसी के जुबान पे केवल एक ही नाम है और वो है मैजिक का। मानो जैसे कि ठीक 3 महीने पहले इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता था और हर एक चीज नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन जब से उसे पेंडेंट मिला है तब से उसकी इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। और फिर हम लोग उसी के क्लास के कुछ और लड़कों को देखते हैं जो कि मुफान का लगातार मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इन्हीं के क्लास के अंदर एक और लड़का है जिसका नाम है मुबाई, जो कि सबसे ज्यादा होशियार लड़का है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मुबाई की फैमिली के पास आइस टैलेंट है, जो कि बहुत ही रेयर टैलेंट होता है। और यहाँ पे सबको यही लगता है कि मुबाई के पास भी वही सेम टैलेंट आने वाला है, लेकिन अब मैजिक अवेकनिंग के दौरान ही सबको पता चलेगा कि किसके पास कौन सा टैलेंट है। और इधर स्कूल के बाहर मुफान अपने फादर को देखता है, जो कि एक ड्राइवर हैं। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। और ये सुनने के बाद यहाँ पे मुफान का चेहरा थोड़ा सा लटक जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुफान लगातार इस एग्जाम के लिए 3 महीने से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये 3 महीने काफी नहीं थे। तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पास ही के शहर में तुम्हारे लिए भी ड्राइवर की जॉब ढूंढ ली है। और ये सुनने के बाद मुफान बोलता है कि मैं ड्राइवर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं पढ़ लिख करके एक मेज बनना चाहता हूँ। अब उसके फादर यहाँ पे उसको बताने लगते हैं कि देखो, मेज एक बहुत ही अच्छा करियर है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम है और यही कारण है कि तुम एक मेज नहीं बन पाओगे। लेकिन यहाँ पे मुफान अपने फादर को समझाता है कि मुझे कोशिश तो करती रहनी होगी, क्योंकि मैं आपकी तरह एक ड्राइवर नहीं बनना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लाइफ में एक लूजर कहलाऊं। और ये सुनने के बाद उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेज बनने के लिए सीरियस हो तो मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगा। और यहाँ पे मुफान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं बहुत ही बड़ा मेज बनूंगा जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुफान अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है और उसके दोस्त का नाम होता है जैंग। और यहाँ पे उसका दोस्त उसको बताने लगता है कि निंजू सुबह ही कैपिटल से वापस आ गई है और मैंने उसे देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे मुफान कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, जबकि वो इन दोनों की दोस्त है। और तभी यहाँ पे मुफान की नजर जाती है इस बात पे कि उसके फादर निंजू के अंकल से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसके फादर निंजू के अंकल को बताते हैं कि आपकी पहुंच ऊपर तक है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए और मेरे बेटे को मैजिक एकेडमी में एडमिशन दिलवा दीजिए। अब यहाँ पे निंजू के अंकल बताते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और ऊपर से तुम्हें अपने बेटे पे ध्यान देना चाहिए था। अगर तुम अपने बेटे पे ध्यान देते तो हो सकता है तुम्हें आज सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि मुफान एक बार निंजू को उसके घर से भगा करके कहीं और ले जाना चाहता था और यही कारण है कि उसके अंकल मुफान की पूरी फैमिली से नफरत करते हैं और यही कारण है कि वो मदद नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे मुफान के फादर बोलते हैं कि आप प्लीज मेरे बेटे की मदद कर दीजिए और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहाँ पे निंजू अंकल बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना घर मेरे नाम कर दीजिए, भले ही तुम्हारा झोपड़ा किसी काम का ना हो, लेकिन वो जमीन बहुत ही कीमती है। और ये सब मुफान देख लेता है। फिर रात में जब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मुफान के फादर उससे बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा एडमिशन मैजिक एकेडमी में हो चुका है और अब तुम वहीं पे रहोगे और ऊपर से मेरे को भी अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। यही कारण है कि मैं लगातार ड्राइविंग करता रहूंगा और मैं बहुत ही कम बार ही घर आऊंगा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम घर को रेंट पे दे दें। अब यहाँ पे मुफान जानता था कि उसके फादर ने घर बेच दिया है निंजू के अंकल को, इसलिए वो अपने फादर को दुखी नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं एकेडमी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूंगा, जिसके बाद आप देखना मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा घर लूंगा। और इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब निंजू मुफान के साथ भाग रही थी और हमें पता चलता है कि निंजू अपने अंकल के साथ खुश नहीं थी, इसलिए उसने ही मुफान को बोला था कि प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। लेकिन यहाँ पे निंजू और मुफान दोनों पकड़े जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे निंजू के फादर आ जाते हैं मुफान के घर पे और वो यहाँ पे उसके फादर को पीटते हैं। तो बोलते हैं कि अगर अगली बार तुम्हारे बेटे ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एकेडमी के अंदर यहाँ पे जो मुफान के टीचर होते हैं वो सबको बता रहे होते हैं कि देखो, मेरे हाथ में जो बैज है ये तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से अपना कलर बदलता है। मान लो अगर किसी का फायर टैलेंट आता है तो ये बैज रेड रंग का हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्लास टीचर हर किसी को एक बैज देने लगते हैं। और इसके अलावा टेबल के ऊपर एक क्रिस्टल बॉल थी, जिसको देखने के बाद यहाँ पे मुफान का जो पेंडेंट है वो चमकने लगता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक मोटे लड़के को
को जो कि मुफान का मजाक उड़ा रहा था, और वो बोलने लगता है कि मुफान यहाँ पे अपने टैलेंट के बदौलत नहीं आया है, बल्कि किसी ने उसकी सिफारिश की है। अब यहाँ पे जैंग बोलता है कि उसको तंग करना बंद करो, लेकिन ये मोटा लड़का उसकी नहीं सुनता और बोलता है कि मुफान यहाँ पे सिफारिश से ही आया है, उसके पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हर एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है सबके सामने ताकि उनका टैलेंट देखा जा सके। और यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखो, और सबसे पहली बारी आती है मोबाई की। और यहाँ पे मोबाई जैसे ही क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है वो क्रिस्टल बदल जाता है ब्लू रंग का। इसका मतलब ये है कि उसके पास है आइस टैलेंट, और हर किसी को उससे यही उम्मीद थी। और फिर हम देखते हैं कि उसके बैज का रंग भी बदल जाता है और उसके ऊपर 7 स्टार आ जाते हैं, जिसमें कि 1 स्टार चमक रहा होता है। और फिर यहाँ पे टीचर सबको समझा रहे होते हैं कि जब भी किसी बच्चे का टैलेंट देखा जाता है और यहाँ पे बैज का रंग बदल जाता है, तब बैज के ऊपर 7 स्टार आ जाते हैं, लेकिन स्टार चमकते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल के केस में इसलिए स्टार चमक रहे हैं क्योंकि मोबाइल का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखने के बाद अब हर कोई मोबाइल की तारीफ करने लगता है। और फिर इसके बाद एक एक करके हर एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है और हर किसी का टैलेंट अवेकिंग हो जाता है। और आखिरी में बारी होती है मोफैन की। अब यहाँ पे फैन जब सबके सामने आता है वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख करके उसे घिसने लगता है। टीचर बोलते हैं कि क्या घिस करके उसके अंदर से जिन निकालोगे, शांति से उस पर हाथ रखो और थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अब यहाँ पे टीचर भी सोच रहा होता है कि अगर फैन के अंदर से कोई भी टैलेंट नहीं निकला तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सबके सामने उसकी क्लास बहुत ही कमजोर कहलाएगी। अब यहाँ पे फैन जैसे ही ध्यान लगाता है वो तुरंत ही एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि स्पेस की तरह दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे कई सारी लाइट थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्पल रंग की तरफ खींचा चला जा रहा था, और हमें पता चलता है कि पर्पल रंग का मतलब है थंडर टैलेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब ये है कि आइस टैलेंट से भी ज्यादा रेयर है। और तभी यहाँ पे क्लास का एक स्टूडेंट बोलता है कि किसी ने थंडर टैलेंट को अवेक कर लिया है, लेकिन ये फान नहीं होता बल्कि दूसरी क्लास का एक लड़का होता है, और सब लोग उसको देखने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे फान का टीचर बोलते हैं कि इस क्लास का टीचर बहुत ही ज्यादा लकी होगा। और इधर पे फान का क्रिस्टल भी पर्पल रंग का चमकने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रेड रंग में बदल जाता है, और हम देखते हैं कि फान वापस से उसी स्पेस वाली जगह में पहुंच जाता है। और यहाँ पे उसके सामने पर्पल रंग और रेड रंग दोनों होते हैं। और इसको देखने के बाद यहाँ पे फान सोच रहा होता है कि कहीं उसके अंदर 2 टैलेंट तो अवेक नहीं हो गए। और यहाँ पे जब सारे स्टूडेंट वापस क्लास के अंदर आते हैं तो टीचर ये देख करके हैरान थे कि फान के अंदर फायर टैलेंट था, जो कि बहुत ही पावरफुल टैलेंट होता है। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट ये देखने के बाद यहाँ पे फान के ऊपर शक कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फान के अंदर इतना बड़ा टैलेंट कैसे आ सकता है। अब यहाँ पे फान को पता है कि उसके अंदर 2 टैलेंट है, फायर और थंडर दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे फान सोच रहा होता है कि वो अपने थंडर टैलेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा, और समय आने पे वो सबको दिखाएगा अपना टैलेंट। और इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे टीचर उनको एक नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, और इस सब्जेक्ट के अंदर टीचर उनको बता रहे होते हैं कि कैसे तुम्हें अपने सभी स्टार्स को बीच में लाना है। और फिर यहाँ पे टीचर मोबाइल को सबके सामने लेकर के आते हैं और वो बताते हैं कि देखो मोबाइल ने कैसे 5 स्टार्स पा लिए हैं और अब उसको 2 स्टार और पाने हैं, इसलिए तुम सबको मोबाइल से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी 5 स्टार्स को समिन कर लिया है और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वहीं पे बाकी स्टूडेंट्स अपना स्टार चेक करने लगते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने 2 नहीं तो 3 स्टार्स को समिन किया है, लेकिन यहाँ पे फान अब तक केवल 1 ही स्टार को समिन कर पाया है। और इसको देखने के बाद यहाँ पे हर एक स्टूडेंट फैन का मजाक उड़ाने लगता है और हर कोई बोल रहा होता है कि कम से कम हम फैन जैसे तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे फैन चुपके से अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और जिसके बाद वो 6 स्टार को समिन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे 1 स्टार समिन नहीं हो पाता और वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैन बाहर आ जाता है, जो कि अपनी कजन सिस्टर को देखता है जो कि झूला झूल रही होती है, और क्योंकि उसकी बहन डिसेबल थी तो वो समझ जाता है कि उसकी बहन का चेयर किसी ने छीन लिया होगा, और ये छीना होता है इन गुंडों ने। और इन गुंडों का जो बॉस होता है वो यहाँ पे बता रहा होता है कि मैं उस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस लड़की के नखरे बहुत ज्यादा हैं। और तभी उनके सामने फैन आ जाता है। फैन बताता है कि मेरी बहन का चेयर वापस कर दो। अब यहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो बोलने लगता है कि देख भाई फिर से आ गया तो अपनी बहन को बचाने के लिए, और ऊपर से हम लोग 4 जन हैं और तू अकेला है, और ऊपर से तेरी बहन कोई हूर की परी नहीं है बल्कि एक अपाहिज है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक मौका दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 7 स्टार को समन कर लेता है, और वो यहाँ पे सभी गुंडों को बोल रहा होता है कि मेरी बहन को अपाहिज बोलना बंद करो। और फिर वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पे बॉस को एक ही बार में हरा देता है, और ये देखने के बाद उसके सारे चमचे वहीं पे डर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो।
फिर इसके बाद फैन चेयर लेकर के पहुंच जाता है जिंजिया के पास और यहाँ पे जिंजिया बताती है कि मैं भी हैरान थी जब मैंने पहली बार देखा कि तुम्हारे पास थंडर टैलेंट है। और यहाँ पे हम बे को देखते हैं जो कि अपने अंकल हे से बात कर रहा होता है। उसके अंकल पूछते हैं कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। बे बताता है कि मैंने ऑलरेडी 5 स्टार्स को समिन कर लिया है। और फैन का क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बे बताता है कि फैन तो 1 स्टार को भी बहुत मुश्किल से समिन कर पा रहा है। अब यहाँ पे उसके अंकल बताते हैं कि चिंता मत करो, अगर वो इस बार एग्जाम में फेल हो जाता है तो हम उसको कॉलेज से निकाल देंगे। अब यहाँ पे फैन अपनी आंट के यहाँ रह रहा है और यहाँ पे नहाते समय वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फायर टैलेंट के केवल 1 ही स्टार को समिन कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अपने फायर टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी हो जाता है गर्म और उसको बिना कुछ कपड़ों के ही बाहर आना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही कपड़े पहन करके अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिंजिया उसके पास आती है और पूछने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने आज जो थंडर मैजिक का इस्तेमाल किया उसको रैथ ऑफ लाइटनिंग बोला जाता है और 6 महीने से कम में ही तुमने ये कैसे सीख लिया। अब यहाँ पे फैन बताता है कि एकेडमी के अंदर कोई भी नहीं जानता कि मेरे पास थंडर टैलेंट है, हर किसी को यही पता है कि मेरे पास फायर टैलेंट है। अब यहाँ पे जिंजिया पूछती है कि कहीं तुम ब्लैक क्यूरिया की तो मदद नहीं ले रहे हो, क्योंकि मेरे टीचर ने बताया है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि मैजिक पावर को इम्प्रूव करती है और तुम्हें देखने के बाद मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि तुम भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पे फैन साफ इनकार कर देता है और वो अपनी बहन को बस इतना बोलता है कि याद रहे कि थंडर टैलेंट मेरा एक सीक्रेट है, इसलिए प्लीज इसको किसी को भी मत बताना। और यहाँ पे अब फैन भी सोच रहा होता है कि शायद मेरी बहन की बात सच तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे स्किल्स भी जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जब फैन अपने क्लास में एंटर करता है तो हर कोई उसे घूर के देख रहा होता है, लेकिन हर कोई फैन को नहीं देख रहा होता है, बल्कि उसके पीछे एक टीचर आई होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। और फिर ये टीचर सबको बोलती हैं बैठने के लिए। ये बताती है कि मेरा नाम है टैंग यू और मैं आज से आपकी प्रैक्टिकल मैजिक की टीचर हूँ। और फिर वो सबसे पहले यही पूछती है कि किसके पास फायर टैलेंट है। और यहाँ पे फैन के अलावा 2 और स्टूडेंट खड़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे टैंग को, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, यानी कि फायर टैलेंट का, और तुरंत ही अपने टारगेट के ऊपर हमला करती है। अब स्टार्टिंग में तो टारगेट को कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टारगेट अपने आप ही जल जाता है। और फिर यहाँ पे टैंग बताती है कि ये लेवल 1 का फायर अटैक है और इसको फायर वॉस्ट बोला जाता है, जो कि एलिमेंट मैजिक के अंदर सबसे पावरफुल स्पेल माना जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन को ये बहुत पसंद आता है। और फिर इधर पे हम देखते हैं बाई को और हे को एक साथ। अब यहाँ पे बाय उसको बताने लगता है कि फैन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है अब आप उसको एकेडमी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसके जवाब में हे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है और इसकी मदद से मैं आराम से फैन को बाहर निकाल दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हे यहाँ पे उसको दिखाते हैं एक ब्लैक स्टोन और बताने लगते हैं यहाँ पे बाई को कि एक नॉर्मल स्टोन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टोन है जो कि किसी भी मैजिक को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा क्रिस्टल बॉल के अंदर जो लाइट तुम चमकते हुए देखते हो उसको भी ये अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे बाय पूछता है कि सारे बच्चे ही क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करेंगे और अगर ये ब्लैक स्टोन वहाँ पे रहेगा तो ऐसे तो सारे बच्चे एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अब इसके जवाब में हे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि एग्जामिनर को मैं जानता हूँ, वो वैसा ही करेगा जैसा मैं उसको बोलूंगा। और जब बारी फैन की आएगी तब वो क्रिस्टल बॉल के सामने इस ब्लैक स्टोन को रख देगा। और फिर इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो अपने फायर मैजिक को अवेक कर रहा होता है तभी अचानक से वो 5 स्टार को समन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये फैन के लिए काफी नहीं था, क्योंकि फैन ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके और इम्प्रूव करना होगा ताकि वो एग्जाम के समय सबको एक बार में इम्प्रेस कर पाए। और इसलिए यहाँ पे फैन एक और कोशिश करता है ताकि वो एक और स्टार को समन कर पाए। लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है और यही कारण है कि उसका मैजिक वहीं पे हो जाता है खत्म। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैन हर बार जब भी उसको खाली समय मिला करता था तब हर बार वो अपनी प्रैक्टिस किया करता था ताकि वो अपनी पावर को इम्प्रूव कर सके। और फिर यहाँ पे क्लास के अंदर क्लास टीचर सबको बता रहे होते हैं कि क्रिस्टल बॉल हर किसी की पावर को मेजर करेगा और जिसकी भी पावर बहुत ज्यादा होगी क्रिस्टल बॉल उतना ही चमकेगा। और जो भी लोग इस टेस्ट के अंदर अच्छा करेंगे उन्हें ए दिया जाएगा और जो लोग खराब करेंगे उन्हें डी दिया जाएगा। और याद रहे कि जिन भी बच्चों को डी मिलेगा उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे बाय एक सवाल पूछता है कि मैजिक रिलीज टेस्ट कब होगा। और इसके जवाब में टीचर यहाँ पे बताते हैं कि पहले एग्जाम में मैजिक रिलीज टेस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन अगर हमारी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि इतना टैलेंटेड है कि वो 7 स्टार को समन भी कर सकता है और उन 7 स्टार को कंट्रोल कर सकता है तो वैसा बच्चा मैजिक रिलीज टेस्ट को दे सकता है। और अगर उस बच्चे ने उस एग्जाम को पास कर लिया तो उसको एलीट क्लास में भेज दिया जाएगा। और अब एग्जाम का दिन आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल सबके सामने अनाउंस कर रहा होता है कि हमारे बीच में प्रोफेसर है मूयून और इसके अलावा उनकी बेटी भी है जिसका नाम है निंजू।
और मैं आपको बात बता देता हूँ कि निंजू इसी स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन उसने बहुत ही कम उम्र में ये स्कूल पास कर लिया और अब वो कॉलेज में है। और यहाँ पे निंजू को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट ये बातें कर रहा होता है कि निंजू बहुत ही क्यूट है, और इसके अलावा वो केवल 15 सालों में ही इंपीरियल कॉलेज तक पहुंच गई। और यहाँ पे बाय भी निंजू को देखने के बाद ये सोच रहा होता है कि उसे अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि वो यहाँ पे निंजू को इम्प्रेस कर सके। और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल निंजू को आगे बुलाते हैं, बोलते हैं कि प्लीज अपनी पावर सबको दिखाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे निंजू जैसी क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखती है, तुरंत ही वहाँ की पूरी जमीन ही आइस में बदल जाती है। और इसके अलावा जिस क्रिस्टल के ऊपर उसने अपना हाथ रखा था वो भी आइस में बदल करके 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये दिखाता है कि निंजू की पावर बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे उसकी पावर देखने के बाद हर एक स्टूडेंट हैरान भी था और बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी था। फिर हम देखते हैं कि बारी बारी से एक एक करके सारे स्टूडेंट आगे आते हैं और सब लोग अपना पावर दिखा रहे होते हैं। और इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्हें ए मिलता है, तो कुछ स्टूडेंट बहुत ही बेकार परफॉर्म करते हैं जिन्हें डी दे दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की आती है जिसका नाम होता है यू है, और वो यहाँ पे ए ग्रेड से पास हो जाती है। और फिर बारी आती है जैंग की, जो कि यहाँ पे क्रिस्टल को चमका देता है और ए ग्रेड से पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैंग बोलता है कि मेरे को मैजिक रिलीज टेस्ट देना है, और यहाँ पे उसको बोला जाता है कि ठीक है तुम ये टेस्ट दे सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब जैंग अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो 7 स्टार को एक जगह ना तो कंट्रोल कर पाता है और ना ही एक साथ ला पाता है, जिसके बाद वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। और यहाँ पे जैंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन टीचर टैंग उसके पास आकर के उसको बताती है कि चिंता मत करो, आगे चल करके तुम ये जरूर कर लोगे। और फिर बारी आती है मोबाई की, और जब मोबाई अपना हाथ रखता है क्रिस्टल के ऊपर तो क्रिस्टल बॉल बहुत ही तेजी से चमकने लगता है, और यही कारण है कि उसे ए ग्रेड से नहीं बल्कि एस ग्रेड से पास किया जाता है। और फिर यहाँ पे वो देता है मैजिक रिलीज टेस्ट, और हम देखते हैं कि इसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और ले आता है बी ग्रेड। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए इतना सब चीज करना बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हे को, जो कि निंजू के सामने और उसके फादर के सामने बाई की लगातार तारीफ कर रहा होता है। तभी उसके फादर यानी कि निंजू के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। यहाँ पे निंजू बताती है कि ठीक ठाक था। और अब बारी आती है फैन की, तो जैसे ही फैन की बारी आती है तब हम देखते हैं यहाँ पे यून को, जो कि अपनी बेटी निंजू को बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए क्योंकि आखिरी वाला परफॉर्मेंस कोई खास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे निंजू बोलती है कि नहीं मुझे देखना है। और यहाँ पे यून के चेहरे को देख करके हम समझ जाते हैं कि उसको कोई खासा उम्मीद नहीं है फैन से। और तभी हम देखते हैं हे को, जो कि यहाँ पे एग्जामिनर को इशारा देता है, जिसके बाद एग्जामिनर वहाँ पे एक स्टोन जाके रख देता है। और यहाँ पे बाय इन सब चीजों के बारे में जानता था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे फैन निंजू के सामने बहुत ही खराब प्रदर्शन करे, ताकि यहाँ पे निंजू को ऐसा लगे कि फैन बहुत ही बेकार है। अब यहाँ पे जैसे ही फैन क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है तो क्रिस्टल ज्यादा नहीं चमकता क्योंकि ब्लैक स्टोन उसकी सारी पावर को अपने अंदर खींच रहा होता है। और यहाँ पे जो फैन का टीचर होता है वो बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर फैन सबके सामने फेल हो गया तो प्रिंसिपल यहाँ पे टीचर का बोनस रोक देगा। और इसी बात से टीचर बहुत ज्यादा परेशान था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन अपनी पावर का फिर इस्तेमाल करने लगता है, और क्रिस्टल की जो पावर होती है वो इतनी ज्यादा ब्लैक स्टोन में चली जाती है कि ब्लैक स्टोन वहीं पे टूट जाता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्रिस्टल चमकता तो है, लेकिन क्योंकि क्रिस्टल स्टार्टिंग में नहीं चमका था इसलिए यहाँ पे फैन को बी ग्रेड दिया जाता है। अब यहाँ पे टीचर फैन के लिए खुश होते हैं कि कम से कम फैन ने उसकी इज्जत बचा ली थी। लेकिन यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी फैन को देख करके हैरान थे, क्योंकि बी ग्रेड फैन के लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि फैन यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टैंक समझ जाती है कि क्रिस्टल के अंदर कुछ तो गलत है। यही कारण है कि क्रिस्टल अचानक से नहीं चमका बल्कि बाद में चमका था। इसलिए वो बोलती है कि एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा फैन के लिए। और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी टैंक का साथ देते हैं। वो लोग इसलिए उसका साथ दे रहे थे क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि फैन तो फेल हो जाएगा, तो उसको बी ग्रेड कैसे मिल गया। अब यहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, हम एग्जाम को फैन के लिए फिर से कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन याद रहे कि अगर क्रिस्टल के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं निकला तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। और यहाँ पे टैंक बोलती है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पे निंजू भी बताने लगती है प्रिंसिपल को कि मैंने भी नोटिस किया था, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल बॉल के अंदर कुछ तो गड़बड़ था। और यहाँ पे हे भी अब कुछ नहीं कर पाता, और इसके बाद क्रिस्टल बॉल को रिप्लेस कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसी ही नई क्रिस्टल बॉल आती है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब लोग ये देखते हैं कि नया क्रिस्टल बॉल यहाँ पे फैन के हाथ रखती बहुत तेजी से चमक रहा है। और ये चमक इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि बाय की क्रिस्टल बॉल से भी ज्यादा चमक रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन को एस ग्रेड दे दिया जाता है, जिसके बाद हर एक स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहा होता है कि पूरे स्कूल में केवल 2 ही बच्चों को एस ग्रेड दिए गए हैं। अब यहाँ पे फैन सबके सामने बोलता है कि मुझे भी मैजिक रिलीज टेस्ट देना है। अब यहाँ पे बाय को फैन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था,
वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फैन का क्रिस्टल मेरे से भी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन यहाँ पे बाय को पूरी उम्मीद होती है कि फैन मैजिक रिलीज टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जब फैन अपना मैजिक रिलीज टेस्ट देता है तो सब लोग ये देख करके हैरान थे कि फैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फैन की जो पावर है वो देख लेने के बाद हर कोई हैरान था और यहाँ पे टीचर उसको ए ग्रेड से पास कर देते हैं मैजिक रिलीज टेस्ट में। अब यहाँ पे प्रिंसिपल यू को देखने के बाद बोलते हैं कि फैन के अंदर काबिलियत है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर हम उसको अच्छे से ट्रेन करें। अब यहाँ पे यू पसंद तो नहीं करता था फैन को, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यू फैन को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा जो नजरिया था तुम्हारे प्रति वो बदल गया है, पुरानी बातों को हम भुला देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यू फैन को एक मैजिक गियर देता है जो कि फायर मैजिक गियर होता है जो उसकी पावर को इम्प्रूव करेगा और बोलता है कि मैं ये देने के बाद ये चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन करो। अब ये चीजें देख लेने के बाद यहाँ पे हे को बुरा लगता है। वो बोलता है कि ये सब बाय को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यू बोलता है कि वो सब उसको मिल सकता है अगर वो और मेहनत करे तो। अब यहाँ पे फैन के टीचर उसको समझाते हैं कि अगर तुम इन फैमिली का हिस्सा बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर आगे चल करके ब्राइट हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैमिली को ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि ना तो मैं यू की फैमिली को ज्वाइन करूंगा और ना ही मैं उसका गियर लेने वाला हूँ अपने पास, क्योंकि इस बंदे ने जो मेरी फैमिली यानी कि मेरे फादर और मेरे साथ जो पास्ट में किया था मैं उसको नहीं भूल सकता। और यहाँ पे फैन साफ साफ बोल देता है कि सुन बेवकूफ, मैं तेरी फैमिली का पार्ट नहीं बनना चाहता। और ये सुनने के बाद यहाँ पे यू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मैजिक पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल उसको मना करता है। और इसके अलावा प्रिंसिपल यहाँ पे फैन को ये बात भी समझाता है कि देखो फैन, यू तुमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि नहीं, मैं इस आदमी से माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि ये वही आदमी है जो कि 3 साल पहले मेरे घर में घुसा था और मेरे घर में घुसने के बाद इसने मुझे और मेरे फादर दोनों को पीटा था और आज भी मेरे फादर के बैक में इसकी वजह से दर्द रहता है। अब यहाँ पे फैन का इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि वो यू को चैलेंज कर देता है एक डुओ के लिए। लेकिन तभी बीच में हे बोलता है कि हमें फैन को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी मर्जी के बिना आप मेरे स्टूडेंट को मेरे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। और तब यहाँ पे यू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस डुओ में एक प्रॉब्लम है कि हम दोनों सेम एज के नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी चीटिंग हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे बदले मेरा अडॉप्टिव बेटा तुमसे लड़ेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फिर भी फैन को समझाते हैं कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो यहाँ पे यू से बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे कि अगर आपका बेटा हार जाएगा तो आपको माफी मांगनी होगी, और अगर इस मैच में मैं हार जाता हूँ तो मैं सबके सामने आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन यहाँ पे टीचर टैंग बताते हैं कि ये मैच नहीं हो सकता, क्योंकि अभी फैन भी अंडर एज है और यू का बेटा भी अंडर एज है, और अंडर एज के बच्चों में डुओ नहीं रखा जाता। और इसलिए फिर यहाँ पे सब लोग डिसाइड करते हैं कि 2 साल के बाद ही ये मैच रखा जाएगा, जब दोनों बच्चे अंडर एज से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद यू और निंजू उधर से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे निंजू जाने से पहले फैन को देख करके मुस्कुराती है, जिसको देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि निंजू अभी भी फैन को पसंद करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैन का दोस्त जैंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने क्या किया, क्या तुम्हें पता नहीं कि यू का जो बेटा है वो बाय से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फैन बताता है कि मेरे को इस बात की फिक्र नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने आप को साबित करके रहूंगा, और मैं अपने फादर का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस लौटा सकूं। और फिर इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि जितने भी बेस्ट स्टूडेंट हैं उन्हें एलीट क्लास के अंदर भेज दिया गया है, और इस चीज के लिए यहाँ पे इनके टीचर इनको कांग्रेचुलेट बोलते हैं। इसके अलावा वो बताने लगते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं उन सब ने 7 स्टार को कंट्रोल करना सीख लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सबको ग्रेड दिए गए हैं। और हमें पता चला है कि मूव फैन अभी सबसे नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे आता है मूव बाई, और उसी के बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात से नाखुश होते हैं कि मूव फैन कैसे नंबर 1 आ सकता है। अब यहाँ पे टैंग आती है सब बच्चों के सामने और उनको कुछ बताने लगती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे बच्चे टैंग की तरफ देख रहे होते हैं। टैंग यहाँ पे बताती है कि हमेशा की तरह मैं ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की टीचर रहूंगी। और फिर इसके बाद टीचर इन सबको बताते हैं कि देखो ये जो स्टार ब्रेसलेट है ये टॉप 3 स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, और वो तीनों स्टूडेंट्स 1 महीने तक इन स्टार ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे फैन ने यू की बेइज्जती की थी सबके सामने, तो सजा के तौर पे उसको केवल 10 दिन के लिए ही ये ब्रेसलेट दिया जाएगा, और बाकी के 20 दिन इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल वो स्टूडेंट करेगा जो कि चौथे नंबर पे आया है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या लो ग्रेड वाले स्टूडेंट को भी ब्रेसलेट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टीचर बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये ब्रेसलेट बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए टॉप 3 स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रेसलेट को ना तो उनसे कोई नुकसान होना चाहिए, ना ही ब्रेसलेट उनसे खोना चाहिए, क्योंकि ब्रेसलेट बहुत ही रेयर होते हैं। और एक बात याद रहे कि अगर गलती से आपसे ब्रेसलेट खो गया
या उस ब्रेसलेट को कोई भी आपसे नुकसान हुआ तो याद रहे आपको मेज बनने से बैन कर दिया जाएगा। ना केवल इतना ही बल्कि आपको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि उसके पास ब्रेसलेट केवल 10 दिन के लिए है, लेकिन इन 10 दिनों में ही फैन उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। अब ऐसा वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि उसके पास ये पेंडेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे फैन अपने फायर मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बाय ये सोच रहा होता है कि फैन जैसा लड़का जिसके पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं था वो इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन यहाँ पे बाय ये सोच करके खुश था कि फैन को केवल ब्रेसलेट 10 दिन के लिए ही मिलेगा और उसको 30 दिन के लिए। तो यहाँ पे बाय सोच रहा होता है कि इन 30 दिनों में वो ब्रेसलेट का अच्छे से इस्तेमाल करेगा और वो फिर से फैन को अपने से पीछे कर देगा। और यही सोच के वो लगातार खुश हो रहा था। फिर यहाँ पे फैन इनके पास आता है और बाय से यहाँ पे पूछता है युएंग के बारे में। अब ये युएंग वही आदमी है जिसके साथ डुओ होने वाला है फैन का। और फिर यहाँ पे बाय बताता है कि हाँ, मू फैमिली के पास भी एक ब्रेसलेट है और जिसकी तुम बात कर रहे हो यानी कि युएंग, उसके पास भी एक ब्रेसलेट है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्रेसलेट की खासियत ये है कि वो आपके मैजिक प्रोसेस को फास्ट कर देता है 20% से। और तुम्हारा कॉम्पिटिटर शुरू से ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बाय ये बात भी बताता है कि देखो, निंजू के पास एक और ब्रेसलेट है, उसे स्पिरिट ब्रेसलेट बोला जाता है और ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कि स्कूल वाले ब्रेसलेट से भी ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से कोई भी स्टूडेंट 40% तक प्रोग्रेस कर सकता है। और तुम्हें तो पता ही है कि मू यंग मू बोला भाई लगता है निंजू का, तो इसका मतलब ये है कि वो निंजू का ब्रेसलेट इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपनी मैजिक पावर को जल्दी इंप्रूव कर सके। और फिर ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन एक फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है टारगेट के ऊपर, जो कि लेवल 1 से बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब यहाँ पे फैन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे अपने कॉम्पिटिटर को हराना है। फिर इसके बाद फैन जब रात में टेरेस के ऊपर बैठा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में होता है उसका ब्रेसलेट और यहाँ पे जो उसका पेंडेंट होता है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है ब्रेसलेट की तरफ। लेकिन यहाँ पे फैन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अक्सर ये होता रहता है। और फिर यहाँ पे वो अपने ब्रेसलेट को पहनने के बाद फोकस करने लगता है, लेकिन तभी उसका जो पेंडेंट होता है वो ब्रेसलेट को निगल जाता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे फैन की हालत हो रही होती है खराब, क्योंकि अगर किसी को भी इस चीज के बारे में पता चला तो उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है। और तभी वहाँ पे टैंग आकर के पूछती है कि सब चीज ठीक तो है। यहाँ पे फैन बोलता है कि हाँ सब चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे टैंग देख लेती है कि ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं है, इसलिए वो पूछती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया। और यहाँ पे ना चाहते हुए फैन को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है और फिर वो बताता है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, लेकिन मेरे पेंडेंट ने मेरा ब्रेसलेट खा लिया। फिर यहाँ पे टैंग पेंडेंट को देखने के बाद पूछती है कि तुम्हें ये पेंडेंट किसने दिया। यहाँ पे फैन बताता है कि ये पेंडेंट मेरा खानदानी है। तो यहाँ पे टैंग बताती है कि पेंडेंट भी एक मैजिक गियर की तरह काम करता है, ठीक तुम्हारे ब्रेसलेट की तरह, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे जितना खिलाओगे ये उतना ही ताकतवर होता जाएगा। और इसके अलावा जिसने भी इस पेंडेंट को पहना है उसकी पावर भी लगातार बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मैजिक जो प्रोग्रेस है वो जल्दी होगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन समझ जाता है कि क्यों अचानक से उसके पास इतनी ज्यादा मैजिक पावर आ गई और उसके अलावा उसके स्किल्स भी जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे फैन बोलता है कि इस पेंडेंट को आप रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे टैंग बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि एक बार ये पेंडेंट जो भी पहनता है ये उसके साथ बॉन्ड कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अब ये पेंडेंट तुम्हारा है और तुम्हें इसे लगातार फीड करता रहना होगा ताकि ये अपग्रेड हो जाए। और यहाँ पे टैंग बोलती है कि चिंता मत करो, मैं स्कूल वालों को बता दूंगी कि स्कूल के ही किसी स्टाफ से गलती से गुम हो गया है ब्रेसलेट, जिसके बाद तुम्हें एक्सपेल नहीं किया जाएगा स्कूल से। और ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन हो जाता है खुश। और इसके अलावा फैन को ये भी लग रहा होता है कि शायद टैंग मेरे को पसंद करती है, यही कारण है कि वो टीचर होकर के भी मेरी मदद कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि फैन अपने घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि सभी बच्चों को लेकर के जा रहे हैं बाहर मैजिक की प्रैक्टिस करवाने के लिए। और यहाँ पे टैंग बताती है कि आज तुम सबको एक आउटपोस्ट पे लेकर के जाया जाएगा और ये एक ऐसा आउटपोस्ट है जो कि बाउंड्री के एकदम पास है और यहीं से हमारे शहर को सुरक्षित किया जाता है बाहरी खतरों से। और यहीं पे तुम लोग आज मैजिक की प्रैक्टिस करने वाले हो। और खतरों से मेरा मतलब है वहाँ पे रहने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर। फिर इस जगह पे आ जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ के कमांडर कॉन्ग इन सबका वेलकम करते हैं और वो बोलते हैं कि आज जो भी मैजिक तुम लोग यहाँ पे सीखने वाले हो वो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आएंगे, इसलिए अच्छे से सीखना जो भी यहाँ पे सीखने वाले हो। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बाउंटी हंटिंग रखने वाला हूँ जो सभी स्टूडेंट्स को मिल करके पूरा करना होगा। लेकिन याद रहे, इस बाउंटी हंटिंग को अगर कोई एक स्टूडेंट भी पूरा कर पाता है तो सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे और सबको ए ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलता है कि हम तो केवल स्कूल के बच्चे हैं और बाउंटी हंटिंग ज्यादातर मेज के बच्चों से करवाया जाता है। मेज के बच्चे से मेरा मतलब ये है कि कॉलेज के बच्चों से, और वो लोग ज्यादा सीनियर होते हैं क्योंकि उन्होंने मैजिक के बारे में हर चीज सीख ली होती है।
और यहाँ पे इनके टीचर भी बोलते हैं कि इन बच्चों ने अभी मैजिक रिलीज करना सीखा ही है तो बाउंटी हंटिंग इनके लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि नहीं, ये इनके लिए ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एलाइट क्लास के सारे स्टूडेंट डरपोक नहीं है, इसलिए वो लोग ये कर लेंगे। तो यहाँ पे फैन पूछता है कि ठीक है, हम ये कर तो लेंगे, लेकिन प्राइस में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि तुम्हें मेरा मैजिक आर्मर दिया जाएगा, और ये जो आर्मर है ये बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। और यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि उसे कैसे भी करके ये आर्मर चाहिए, क्योंकि जिसके साथ उसका मुकाबला होने वाला है वो मू फैमिली को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास हर एक इक्विपमेंट होंगे यहाँ पे फैन को हराने के लिए। इसलिए यहाँ पे फैन को कैसे भी करके ये मैजिक आर्मर पाना होगा ताकि वो मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसके बाद सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं बाहर के एरिया में ताकि अपनी बाउंटी हंटिंग को कंप्लीट कर पाए। लेकिन रास्ते में इन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऊंची वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे आने के बाद ये लोग देखते हैं एक केव को, जो कि इनके नीचे होता है। और इस केव के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है जिसे वन आई वुल्फ बोला जाता है। लेकिन इनको कैसे भी करके उस केव के अंदर जाना होगा और एक ब्रेसलेट को लेकर के आना होगा। अब कई सारे स्टूडेंट डरे हुए थे इस मिशन को लेकर के, लेकिन इन्हें कैसे भी करके उस केव के अंदर जाना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मिशन को कंप्लीट नहीं किया और वापस चले आए तो इन्हें फेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब टीचर्स को मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है तो लोग भी बोलते हैं कि ये सब बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बच्चों को पता चलेगा कि मेज बनना कैसा होता है। और यहाँ पे टैंक सोच रही होती है कि फैन वैसे तो बहुत पावरफुल है और उसने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन वो क्या करेगा जब उसके सामने ही मॉन्स्टर आएगा। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे एक बच्चे को जो कि बोलता है चिंता मत करो, अगर वो मॉन्स्टर हमारे सामने आया तो बाय उसको संभाल लेगा, क्योंकि बाय बहुत ही पावरफुल है। और इसके बाद सारे स्टूडेंट गुफा के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फैन देखता है पानी को और वहाँ पे 3 सटे हुए पत्थर होते हैं। और इसको देखने के बाद फैन समझ जाता है कि गुफा के अंदर कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसने कि अभी यहाँ से पानी पिया था। अब जैंग जा करके बात बताता है सभी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे बाय बोलता है कि अगर थोड़ा सा पानी उसने पी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ऊपर से अगर फैन को इतना डर लग रहा है तो बाहर खड़ा रह सकता है। और इतना बोलने के बाद सारे स्टूडेंट केव के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो वुल्फ आ जाता है और उसको देखने के बाद यहाँ पे सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और वो सब लोग फिर गुफा से बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बाय अपना मैजिक रिलीज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और आखिरी में उसको भागना पड़ता है। अब यहाँ पे एक लड़की भी रुक करके अपना मैजिक रिलीज करना चाहती थी, लेकिन फैन उसको उठा करके वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि इतने कम समय में तुम अपने मैजिक को रिलीज नहीं कर पाओगे, और अगर हम सब वहीं पे रुके रहेंगे तो हम सब उसका खाना बन जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो वुल्फ है वो बेसिकली यहाँ पे कॉन्ग के ही एक आदमी का पेट है, और यहाँ पे कॉन्ग ने जानबूझकर के बच्चों को डरा के रखा है ताकि वो देखना चाहता था कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर पाएंगे इस मिशन में। और जब ये बात टीचर्स को पता चलती है तो लोग भी समझ जाते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन देखना ये कि क्या सारे स्टूडेंट्स मिल करके इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। अब जब सारे स्टूडेंट वहाँ पे अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं तभी यहाँ पे बाय अपने स्टार को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास मेज आउटफिट आ जाती है। और फिर उसके बाद वो अपने आइस अटैक से यहाँ पे वुल्फ को रोकने की कोशिश करता है और उतनी देर में सारे स्टूडेंट केव से बाहर चले आते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि नीचे आने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था अब वो रस्सी यहाँ पे नहीं है, और सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे फैन भी एक लड़की को लेकर के बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद ये लड़की भी अपने बैच को एक्टिवेट करती है और मेज का आउटफिट उसके पास आ जाता है, और फिर ये फायर बॉल का इस्तेमाल करती है वुल्फ को पीछे हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वुल्फ को कुछ नहीं होता, बल्कि उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वुल्फ चला जाता है इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक चौथा लड़का आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग की पावर है, और वो यहाँ पे लाइटनिंग का हमला करके यहाँ पे वुल्फ को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है। और इतनी देर में सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हमें वुल्फ को मार देना चाहिए, लेकिन सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कोई भी आगे जाना नहीं चाहता था। और यहाँ पे हम देखते हैं बाय को, जो कि फिर से मैजिक रिलीज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और सबके सामने उसका इज्जत का हो जाता है कचरा। जिसके बाद यहाँ पे सारे स्टूडेंट पैनिक करने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे टॉप के 2 स्टूडेंट्स भी इस वुल्फ का कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे जूम इन फिर से एक और हमला करना चाहती थी वुल्फ के ऊपर, लेकिन इस बार उसके पास पावर नहीं बची और यही कारण है कि अब उसका मैजिक रिलीज नहीं होने वाला। अब यहाँ पे फैन अपने बैच को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो लेवल 2 के फायर का इस्तेमाल करता है वुल्फ के ऊपर हमला करने के लिए, और यहाँ पे वुल्फ के पूंछ में आग लग जाती है और वो तुरंत ही पानी में कूद जाता है अपनी आग बुझाने के लिए। और इस अटैक को देखने के बाद यहाँ पे टीचर्स इंप्रेस हो जाते हैं फैन से। ना केवल वो बल्कि यहाँ पे कॉन्ग भी इंप्रेस हो जाता है फैन से, और वो बोलता है कि फैन बहुत ही टैलेंटेड है। और यहाँ पे टैंक बोलती है कि इस हमले से वुल्फ जरूर घायल हो गया होगा। और फिर यहाँ पे कॉन्ग बोलता है अपने आदमी से कि वुल्फ को वापस बुला लो,
लेकिन उसका आदमी बताता है कि मेरा जो पेट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि पहले तो वो मेरी बात सुन रहा था, यही कारण है कि वो स्टूडेंट्स पे अपने फुल पोटेंशियल से हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं सुन रहा। इसका मतलब ये है कि अब सारे स्टूडेंट खतरे में हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्ग अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे से 2 विंग निकल आते हैं। और यहाँ पे वुल्फ जो बहुत ही पहले से गुस्से में था, वो एक स्टूडेंट पे हमला करने वाला था, लेकिन तुरंत यहाँ पे कॉन्ग आकर के अपने विंड पावर की मदद से उस स्टूडेंट को बचा लेता है। लेकिन अब वुल्फ चला जाता है केव के अंदर हमला करने के लिए। और यहाँ पे फैन देख रहा होता है कि टॉप के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे वुल्फ को नहीं रोक पा रहे, लेकिन उसे कैसे भी करके वुल्फ को रोकना होगा, क्योंकि अगर वुल्फ बाहर गया तो बाकी स्टूडेंट्स पे हमला कर देगा। इसलिए यहाँ पे फैन और जैंग मिल करके एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों वुल्फ को अपने पीछे ले जाते हैं केव के और भी अंदर, ताकि बाकी सबकी जान बच सके। और यहाँ पे जब एक लड़का बोलता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी लड़की मना कर देती है और वो बोलती है कि नहीं, हम उन दोनों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। और तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। वो पूछता है कि वुल्फ कहाँ पे है, और उसे पता चलता है कि यहाँ पे फैन और जैंग मिल करके उस वुल्फ को केव के अंदर लेके गए हैं, ताकि बाकी बच्चों की जान बच सके। अब केव के अंदर हम देखते हैं कि दोनों ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ पे इनके पीछे वुल्फ भी आ चुका है। और वुल्फ तुरंत एक पावरफुल अटैक करता है फैन की तरफ, लेकिन जैंग बीच में आ जाता है और यहाँ पे फैन की जान वो बचा तो लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे फैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है वुल्फ के ऊपर। वो तुरंत ही अपनी थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है वुल्फ के अगेंस्ट, लेकिन इससे वुल्फ को ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे फैन देखता है कि वुल्फ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नुकीला सा पत्थर है, और वो यहाँ पे अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस नुकीले पत्थर को गिरा देता है वुल्फ के ऊपर, जिसके बाद वुल्फ वहीं पे मर जाता है। और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से एक स्पिरिट एनर्जी बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन का जो पेंडेंट होता है उस एनर्जी को खा लेता है। अब यहाँ पे फैन तुरंत ही जैंग के पास जाता है और तुरंत ही वो देखता है कि वहाँ पे कॉन्ग आ चुका है, और उसके आर्मर को देखने के बाद वो समझ जाता है कि इनके पास विंड मैजिक की पावर है। और यहाँ पे कॉन्ग तुरंत ही हमला करने के लिए चला जाता है वुल्फ के ऊपर अपने फायर मैजिक से, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि वुल्फ पहले ही मर चुका है। और ये देखने के बाद यहाँ पे कॉन्ग भी हैरान था, क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था जिसको कोई भी हरा सके, ये बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर था। तो यहाँ पे फैन बताता है कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसके ऊपर ही पत्थर गिरा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इसको हरा पाओगे, मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुम लोग अब तक मर चुके होगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मॉन्स्टर उस पत्थर को डॉज क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये मॉन्स्टर तो आराम से इस पत्थर को डॉज कर लेता। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग को ये बात नहीं पता कि फैन के पास एक और मैजिक की पावर है, और वो थंडर मैजिक है। और यहाँ पे फैन नहीं चाहता था कि वो अपने दूसरे मैजिक के बारे में किसी को बताए, इसलिए तुरंत ही बोलता है कि हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे दोस्त जैंग को यहाँ से लेकर के चलना चाहिए, ताकि उसका इलाज हो सके। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे टीचर्स और बाकी बच्चे भी आ जाते हैं, और यहाँ पे टीचर्स को ऐसा लगता है कि हो सकता है कॉन्ग ने इन दोनों की जान बचा ली हो, और वो लोग पूछते हैं वुल्फ के बारे में। अब यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि वुल्फ मारा जा चुका है, तो उसका आदमी बोलता है कि वुल्फ तो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं था, तो तुमने उसकी जान क्यों ली, क्योंकि उसको बुरा लग रहा होता है अपने पेट के लिए। तो यहाँ पे कॉन्ग बताता है कि मैंने उसकी जान नहीं ली है, बल्कि यहाँ पे फैन ने मारा है वुल्फ को। और ये सुनने के बाद हर कोई हैरान था। सब लोग सोच रहे होते हैं कि हाई स्कूल का लड़का इतने बड़े वुल्फ को कैसे मार सकता है। तब यहाँ पे कॉन्ग का आदमी पूछता है कि ये नामुमकिन है, बल्कि हाई स्कूल का लड़का उस वुल्फ को कैसे खत्म कर सकता है। और यहाँ पे टीचर्स भी बोल रहे होते हैं कि फैन ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि वो वुल्फ को हरा पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे फिर फैन एक्सप्लेन करता है कि मैंने किस तरीके से फायर मैजिक का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया, और मुझे नहीं पता था कि वो आप लोग का पेट है। लेकिन यहाँ पे टैंग बोलती है कि वो भले ही पेट था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तुमने जो किया वो सही था, और तुम उस वुल्फ को ले आए गुफा के अंदर, जिसकी वजह से बाकी बच्चों की जान बच गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आदमी लगातार अपने पेट के लिए रो रहा होता है, और वहीं पे बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुफैन की तारीफ कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि मैं बाकी स्टूडेंट से खुश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे फैन ने बहादुरी दिखाई, इसलिए यहाँ पे फैन को एस ग्रेड दिया जाएगा और बाकी सबको सी ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टैंग उसको याद दिलाती है कि तुमने ही तो कहा था ना, अगर एक भी स्टूडेंट ने बाउंटी हंटिंग कंप्लीट कर ली तो तुम सबको अच्छे ग्रेड से पास करोगे। इसलिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन सबको ए ग्रेड मिलने वाला है। और यहाँ पे कॉन्ग का एक आदमी उसको याद दिलाता है कि आपने ही तो बोला था ना कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको आप अपना आर्मर दोगे, और यहाँ पे कॉन्ग को अपना कीमती आर्मर अब देना होगा। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अब चेयर करने लगते हैं फैन के लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग उसको स्टेज पे बुलाता है और उसको एक मेडल देता है, और फिर उसके कान में बोलता है कि क्यों ना ग्रेजुएशन के बाद तुम हमको ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पे फैन बताता है कि अभी मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता, बल्कि आपने तो वादा किया था कि आप अपना आर्मर मुझे दोगे। तो यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि क्या मैंने सच में ऐसा भी कुछ बोला था।
फिर यहाँ पे कॉन्ग सोचता है कि वो वुल्फ आखिरकार मरा कैसे, क्योंकि फैन ने उसको मारा तो है लेकिन उसने मारा कैसे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक और हमें पता चलता है कि कॉन्ग जब उस जगह पे गया था जहाँ पे वुल्फ मरा पड़ा था तो वो जगह जली हुई थी, और यहाँ पे कॉन्ग को ऐसा लग रहा होता है कि फैन जरूर सबसे कुछ छुपा रहा है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को जो कि अपनी थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके, और यहाँ पे वो अपने पेंडेंट की मदद से और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा होता है। लेकिन तभी वो याद करने लगता है केव वाले इंसिडेंट को, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि जब एक लड़की ने फायर बॉल का इस्तेमाल किया था वुल्फ को रोकने के लिए तो वुल्फ को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो फायर बॉल लेवल 1 के थे। लेकिन वहीं पे जब मैंने लेवल 2 फायर बॉल से हमला किया तो यहाँ पे वुल्फ का स्किन भी जल गया, जिसकी वजह से वुल्फ को ज्यादा डैमेज हुआ था, और यही वो कारण है कि वुल्फ आखिरी में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और अब यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि उसकी थंडर मैजिक का लेवल 2 कितना पावरफुल होगा, क्योंकि अभी के लिए वो लेवल 1 के ही थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आखिरी समय में वो लगातार केवल फायर मैजिक पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि कई महीनों से वो फायर मैजिक को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से उसने लगातार थंडर मैजिक को इग्नोर किया है। लेकिन अब उसे अपने दोनों मैजिक को एक बार में अपग्रेड करना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले पेंडेंट को अपग्रेड करना होगा, और पेंडेंट तभी अपग्रेड होगा जब उसको लगातार स्पिरिट्स दी जाएंगी खाने के लिए, और ऐसा करने के लिए उसे लगातार मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि एक बार अगर पेंडेंट अपग्रेड हो गया तो वो 40% से प्रोग्रेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पे फैन डिसाइड करता है कि उसे बाउंटी हंटर बनना होगा, और ऐसा करने के बाद वो लगातार तरह तरह के बीस्ट को मार भी सकता है, और न केवल इतना ही बल्कि उसको अच्छे खासे पैसे भी दिए जाएंगे। और फिर इसके बाद ये ऐसी जगह चला आता है जहाँ पे बाउंटी हंटर्स बाउंटी हंटिंग किया करते हैं, और यहाँ पे उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। और फिर यहाँ पे फैन एक आदमी से पूछता है कि मॉन्स्टर हंटिंग के लिए कौन सी टीम है जो सबको हायर कर रही है, और ये आदमी बताता है कि इस लाइन में चले जाओ, इस लाइन में जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मॉन्स्टर हंटिंग की कौन सी टीम है। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुम जैसे यंग मेज को इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे फैन को एक और बात पता चलती है कि जो टीम यहाँ पे सबको हायर कर रही है मॉन्स्टर हंटिंग के लिए वो इसी शहर के रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वो शहर से बाहर नहीं जा पाएगा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी स्कूल की वजह से उस शहर को छोड़ करके जा नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए यहाँ पे फैन डिसाइड करता है कि वो इसी टीम के साथ जाएगा। फिर यहाँ पे आदमी पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फायर टैलेंट है तो कोई भी हंटर टीम तुम्हें आराम से अपनी टीम में शामिल कर लेगी, क्योंकि फायर मैजिक वाले जो मेज होते हैं वो बहुत ही पॉपुलर है हंटिंग ग्रुप में, इसलिए वो तुम्हें आराम से ले लेंगे। और चिंता मत करो, अगर तुमने अभी अपना मैजिक रिलीज करना सीखा है उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और टैलेंट है तो पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अब यहाँ पे फैन बोलता है कि मेरे पास थंडर टैलेंट है। अब ये सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि थंडर टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, इतना रेयर कि 1000 में केवल एक ही आदमी के पास वो पाया जाता है। और अगर तुम्हारे पास सही में थंडर टैलेंट है तो कोई भी टीम तुम्हें बिना सवाल जवाब के अपने पास रख लेगी। और यहाँ पे ऐसे आदमी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिनके पास थंडर टैलेंट है, क्योंकि थंडर टैलेंट वालों को पहली अमीर टीम अपने पास बुला लेती है और उनको अच्छे पैसे दे करके अपनी टीम में रोक लिया जाता है। अब इधर पे हंटिंग टीम का जो कैप्टन होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जितने भी मेज ने उसके सामने एप्लीकेशंस रखी थी वो सारे बहुत ही कमजोर होते हैं। बल्कि यहाँ पे कैप्टन को चाहिए था कि कोई एलीट क्लास का मेज उसके सामने आए। और यहाँ पे फैन अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने मुंह पे एक मास्क पहन करके आता है। और यहाँ पे जब उससे पूछा जाता है क्या तुम अभी भी स्कूल में हो, तो फैन बताता है कि नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फैन को देखने के बाद ये दोनों भी सोच रही होती हैं कि शायद ये भी एक वीक मेज है, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे उसका नाम तो होता है मुंह फैन, लेकिन वो अपना नाम बताता है फैन मुंह। फिर यहाँ पे एक लड़की बताती है कि हमें अपनी टीम में कोई मिड लेवल का हंटर चाहिए, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम एक लो लेवल के हंटर हो। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि क्या आपको कोई ऐसी अपनी टीम में चाहिए जिसके पास थंडर मैजिक हो। तो यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि मजाक मत करो, हर किसी को अपनी टीम में चाहिए होता है थंडर मेज, लेकिन हर किसी को मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे फैन बताता है कि मेरे पास थंडर की पावर है। और फिर लोग बोलते हैं कि हम मजाक सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि थंडर मेज बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो ज्यादातर इधर पे क्यों आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे कैप्टन को पता चलता है कि उनकी टीम में कोई थंडर मेज आया है, वो तुरंत ही बाहर आता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास थंडर की पावर है तो ये समझो कि तुम मेरे टीम में शामिल हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे फैन बताता है कि मैं कोई सर्टिफाइड हंटर नहीं हूँ। तो यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। फिर यहाँ पे फैन बताता है कि मैं केवल लेवल 1 की थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कैप्टन बताता है कि चिंता मत करो, अगर तुम लेवल 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो तब भी हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि थंडर पावर के अंदर लेवल 1 से लेवल 2 तक भी जाना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर फैन को अपनी टीम में शामिल कर लेने के बाद ये लोग बाकी लोगों को घर भेज देते हैं। और फिर यहाँ पे कैप्टन फैन को इंट्रोड्यूस कराता है इनकी गाइड से, और वो बताता है कि ये एक आइस मेज है।
और यहाँ पे फैन गाय नाम की इस लड़की को अच्छे से जानता था क्योंकि ये मू फैमिली को बिलोंग करती है और ये निंजू की कजन सिस्टर है। और यहाँ पे फैन डर रहा था कि कहीं गाय टैंग उसको पहचान न ले क्योंकि बचपन में वो लोग साथ खेल चुके हैं। और यहाँ पे उसको डर था कि अगर गलती से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो यहाँ पे निंजू को भी पता चल जाएगा कि वो हंटर टीम में शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे गाय टैंग फैन से बोलती है कि तुम्हारे पास भले ही थंडर मैजिक की पावर हो लेकिन अपने आप को सबसे अच्छा मत समझना क्योंकि सबसे अच्छा हंटर वही होता है जो अपनी टीम को सही वक्त पे बचा ले। और फिर यहाँ पे कैप्टन अपनी बाकी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है यहाँ पे फैन से। और फिर इसके बाद कैप्टन को तुरंत ही पता चलता है कि एक डीमन शहर में खुला घूम रहा है। और यहाँ पे वो बात भी बताता है कि एक डीमन ने रिसेंटली हमला किया था गर्ल्स स्कूल पे और कई सारी लड़कियां वहां से फिर गायब होने लगी। और फिर कैप्टन बोलता है कि टीम तैयार हो जाओ, हमें एक नए मिशन पे जाना है। अब यहाँ पे फैन बोलता है कि मैं भी क्योंकि तुम्हारी टीम का हिस्सा हूँ तो मैं भी इस मिशन पे जाना चाहता हूँ। और कैप्टन बोलता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। अब इसके बाद लोग निकल जाते हैं स्कूल के लिए। लेकिन यहाँ पे फैन को पता चलता है कि जिस स्कूल से लड़कियां गायब हो रही हैं ये वही स्कूल है जहाँ पे उसकी कजिन सिस्टर जिंजिया पढ़ती है। इसके बाद फैन कॉल करता है जिंजिया को लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। और अब यहाँ पे फैन को फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो ना गया हो। और अब ये लोग आ जाते हैं स्कूल में और हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि कैंटीन में ढूंढ रहा होता है। और तभी यहाँ पे उसको जिंजिया का कॉल आता है। वो बोलता है जिंजिया से कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था। फिर यहाँ पे जिंजिया बताती है कि जब हमारे स्कूल के ऊपर डीमन ने हमला किया तो सारी लड़कियां वहां से भाग रही थी और भागा दौड़ी में शायद मेरे से भी वहीं पे फोन छूट गया हो। लेकिन मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। मैंने देखा कि एक लड़की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मॉन्स्टर के पास। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। फिर फैन यहाँ पे पूछता है कि तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था। तो यहाँ पे जिंजिया बताती है कि मैंने आखिरी बार उसे कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए देखा था। और तभी यहाँ पे फैन को एहसास होता है कि उसके अगल बगल में कोई तो मॉन्स्टर है। और तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर सामने आकर के उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे फैन अपने आप को कैसे भी करके बचा लेता है। और इस धमाके की आवाज सुनने के बाद बाकी सारे हंटर भी कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे मॉन्स्टर तुरंत ही चला जाता है फैन के ऊपर हमला करने के लिए। अब यहाँ पे फैन सोचता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। अब यहाँ पे उसके पास आर्मर होता है कॉन्ग का और वो सोचता है इस आर्मर का इस्तेमाल करने का। लेकिन तभी उसके सामने एक शील्ड आ जाती है वाटर की और बाकी सारे हंटर बोलते हैं कि तुम वहाँ से निकल जाओ, हम इस मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। और फिर ये सारे हंटर मिल करके मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। अब ये देखने के बाद इधर से मॉन्स्टर भागने लगता है लेकिन कैप्टन उसे जाने नहीं देता बल्कि अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे रोस्ट कर देता है। अब यहाँ पे फैन देखता है कि इनका टीम वर्क कमाल का है और ऊपर से कैप्टन ने लेवल 3 का जो फायर इस्तेमाल किया वो भी बहुत कमाल का था। और ये देखने के बाद यहाँ पे फैन भी हैरान था कि लोग कितना अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पे फैन चला जाता है मॉन्स्टर के पास और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर वुल्फ मॉन्स्टर जितना तो पावरफुल नहीं था लेकिन तब भी कैप्टन ने केवल एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को मार गिराया। अब यहाँ पे गाय टैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर के टुकड़े करने वाली थी लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और सबको पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी नहीं मरा। और यहाँ पे मॉन्स्टर हमला करने वाला था गाय टैंग के ऊपर। अब यहाँ पे गाय टैंग अपने आप को बचाने के लिए शील्ड का इस्तेमाल तो करती है लेकिन तब तक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर भी देता है। और तब हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन इस हमले में गाय टैंग का केवल कपड़ा ही फटा था बल्कि यहाँ पे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन फैन की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारे सही डिसीजन लेने की वजह से आज तुमने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। लेकिन यहाँ पे वो जाओ किंग को डांटता है, बोलता है कि सही समय पे अगर तुम शील्ड बना देती तो यहाँ पे गाय टैंक को नुकसान नहीं पहुंचता। और यहाँ पे फैन के काम से खुश हो जाने के बाद यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि अब से तुम फुल टाइम हंटर हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन भी बहुत खुश होता है क्योंकि फुल टाइम हंटर को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और ऊपर से उसको अच्छा खासा बोनस भी दिया जाता है। अब यहाँ पे फैन देखता है कि मॉन्स्टर के अंदर से एक स्पिरिट एनर्जी बाहर निकल रही है जो कि उसके पेंडेंट के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे फैन समझ जाता है कि उस स्पिरिट एनर्जी को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब यहाँ पे रॉकी नाम का ये आदमी आकर के कैप्टन को बताता है कि कैप्टन मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली लेकिन इसके अलावा मेरे को एक टनल मिली है जिसके अंदर मैंने देखा है कि साइक्लोप यानी कि इस मॉन्स्टर के कई सारे फुटप्रिंट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर उस लड़की को उस टनल के अंदर लेकर के गया होगा। अब यहाँ पे गाय टैंक बोलती है कि अब तक तो वो लड़की मर भी चुकी होगी क्योंकि मॉन्स्टर ने उसको खा लिया होगा। अब बाकी सब लोग यहाँ पे पूछते हैं कैप्टन से कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कैप्टन बताता है कि अब ये मामला हमारा नहीं है बल्कि अब इस मामले को संभालेगा एसोसिएशन ऑफ मैजिकल सोसाइटी, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि जब जा रहा होता है तब वो अपनी बहन जिंजिया को देखता है फोन के पास। और यहाँ पे जिंजिया बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रही थी लेकिन जैसे ही वो अपने भाई फैन को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और वो बोलने लगती है कि मैंने फोन पे सुनी थी काफी सारी धमाके की आवाज। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं एक मेज हूँ और इतने सारे धमाकों से मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन फिर से फैन की तारीफ करता है एज ए मेज और उसको बोलता है ये लो तुम्हारी पहली सैलरी और ऊपर से अब तुम एक फुल टाइम हंटर हो तो तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है। अब इधर पे हम देखते हैं हे को जो कि एक लड़की को ताड़ रहा होता है लेकिन तभी
तभी उसके सामने आ जाता है मू यांग। अब ये वही लड़का है जिसका मुकाबला होने वाला है फैन के साथ। अब यहाँ पे हे बोलता है कि फैन बहुत ही कमजोर है, तुम उसको आराम से हरा दोगे। लेकिन यहाँ पे मू यांग बोलता है कि वो बहुत ही कमजोर है तो फायदा क्या उसे हरा करके, बल्कि मेरे को निंजू लेवल का कोई अपोनेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे हे बोलता है कि निंजू का लेवल बहुत ही ज्यादा है, तुम उसको कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए अभी फोकस करो अपने अपोनेंट पे ताकि तुम उसको मैच के समय हरा पाओ। फिर यहाँ पे यांग चला जाता है मू से मिलने के लिए और उससे पूछता है कि आपने मेरे लिए इतना कमजोर अपोनेंट क्यों चुना। अब यहाँ पे मू बताता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं था, ये सब अचानक से हो गया, लेकिन अब अगर हो चुका है मैच तो तुम्हें मैच जीतना ही होगा क्योंकि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। और ऊपर से तुम्हें ये ड्यूल इसलिए जीतना होगा ताकि तुम इस सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल दिखा सको। और ये सुनने के बाद युएंग सोचता है कि उसे कैसे भी करके ये मैच जीतना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मू उसको बताने लगता है सेक्रेट स्प्रिंग के बारे में, और वो बताता है कि साल में केवल एक ही स्टूडेंट को मौका मिलता है इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए अगर तुम इस डुएल में जीत जाते हो तो हो सकता है तुम्हें मौका दिया जाए इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। अब इधर पे हम देखते हैं बाय और हे को एक साथ, और यहाँ पे बाय पूछता है कि क्या मू यांग अगला लीडर बनेगा मू ग्रुप का, क्योंकि मैंने देखा है कि मास्टर मू यांग को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस पूरे ग्रुप की असली मालकिन तो निंजू है, और वहीं पे यांग का सवाल है तो वो केवल एक पालतू कुत्ता है। अब यहाँ पे बाय बताता है कि अगर गलती से भी फैन जीत गए मुकाबला तो उसे सेक्रेट स्प्रिंग में मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। लेकिन यहाँ पे हे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फैन नहीं टिक पाएगा मू यांग के सामने। और इधर सिटी के बाहर हम वन आइड वुल्फ को देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसका म्यूटेंट पावर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। और इधर स्कूल में हम देखते हैं जैंग और फैन को एक साथ। अब यहाँ पे जैंग बोलता है कि मेरे को लगता है ज़ूमिन तुम्हें पसंद करती है क्योंकि वो यहीं पे आ रही है। और फिर यहाँ पे जैंग इन दोनों को अकेला छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ज़ूमिन फैन से पूछती है कि क्या आज रात को तुम अकेले हो, और ये सुनने के बाद अब फैन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सही में ज़ूमिन उससे प्यार करती है। उसको इसका कारण ये लगता है कि हो सकता है केव में मैंने इसकी जान बचाई थी, यही कारण है कि मेरे प्यार में पागल हो गई है। फिर यहाँ पे फैन बताता है कि हाँ मैं आज रात को फ्री हूँ, और वो बोलती है कि ठीक है आज रात पीछे के गेट पे मुझसे मिलना। लेकिन एन वक्त पे यहाँ पे ज़ूमिन उसको बताती है कि हम लोग कहीं और मिलने वाले हैं। और यहाँ पे फैन आ जाने के बाद ये सोच रहा होता है कि भला ज़ूमिन ने मेरे को यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। और यहाँ पे जब ज़ूमिन आ जाती है तो बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ यहीं पे पास में रहती हैं और उन्हें रात में अक्सर यहाँ पे झटकों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है और आसपास के लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक भूत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ ताकि हम दोनों मिल करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब यहाँ पे फैन पूछता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था, तो बताती है कि हाँ। और फिर यहाँ पे फैन बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे फैन के पास रिवीलिंग पाउडर था, यानी कि इस पाउडर की पावर ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर होगा तो इन्हें पता चल जाएगा। और ज़ूमिन ये पाउडर देखने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये पाउडर कहाँ से आया है, क्योंकि ज्यादातर ये पाउडर केवल हंटर के पास होता है। और यहाँ पे फैन जब इन पाउडर का इस्तेमाल करता है तो लोग देख लेते हैं फुटप्रिंट जो कि मॉन्स्टर के होते हैं। और तब यहाँ पे फैन उसको पहले ही बोल देता है कि ध्यान रहे यहाँ पे आसपास में एक मॉन्स्टर है। और तभी वन आइड वुल्फ उनके सामने आ जाता है जो कि किसी इंसान को खा रहा था। और यहाँ पे फैन समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर ने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, और इसलिए मॉन्स्टर उनको मार के खा भी लेगा तब भी किसी को उनके बारे में नहीं पता चलेगा। और ऊपर से ऐसे लोगों का पुलिस कंप्लेन होता भी नहीं है। अब यहाँ पे ज़ूमिन इस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फैन बताता है कि तुम जाओ अपनी ग्रैंड माँ के पास और आसपास के सभी लोगों को चेतावनी दे दो कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, और ऊपर से पुलिस में कंप्लेन कर दो। लेकिन ज़ूमिन यहीं पे फोन से तुरंत कॉल कर देती है पुलिस को, और यहाँ पे फिर फैन को उसे उठा करके भागना पड़ता है। और बताता है कि तुम्हें यहाँ से जा करके कॉल करना चाहिए था क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर सिग्नल सेंसिटिव होते हैं और इसलिए वो अपने आसपास के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे फैन अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वुल्फ के रास्ते को रोक सके, लेकिन वुल्फ को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर फैन यहाँ पे ज़ूमिन को बताता है कि जल्दी यहाँ से निकलो और जा करके ये पूरा एरिया खाली करवा दो, तब तक मैं यहाँ पे वुल्फ को रोकता हूँ। और फिर यहाँ से ज़ूमिन चली जाती है एरिया को खाली करवाने के लिए। और इधर पे वुल्फ अचानक से हमला कर देता है फैन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फैन के पास आर्मर था जिससे कि वो अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ज़ूमिन को जिसने कि पूरे एरिया को वहाँ से खाली करवा दिया था। और तभी वहाँ पे गाय टैंग आ जाती है और वो यहाँ पे आने के बाद पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ज़ूमिन उसको बताती है कि हमने एक मॉन्स्टर को देखा है जो कि उस अबेंडेंट फैक्ट्री के अंदर है, और मेरा जो दोस्त है फैन जो कि मेरा क्लासमेट भी है वो वहाँ पे उससे अकेले लड़ रहा है। और यहाँ पे सोच रही होती है कि फान मू ने भी मेरे को यहीं से मैसेज भेजा था, और वो तुरंत ही चली जाती है फैन को बचाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैन अपने आप को बचाने के लिए जब फायर मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था कि तभी वहाँ पे गाय टैंग आ जाती है, और वो अकेली नहीं होती बल्कि उसके साथ मू यांग भी आ जाता है। और यहाँ पे दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस वुल्फ को जमा देते हैं। और यहाँ पे गाय टैंग फैन को तुरंत ही बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा।
और फिर फैन उधर से चला जाता है। अब यहाँ पे मू यांग पूछता है गाय टैंग से, क्या तुम उसको जानती हो? तो यहाँ पे गाय टैंग बताती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला है और ऊपर से इसी ने तुम्हारे फादर की बेइज्जती की थी। और यहाँ पे मू यांग ने देखा है कि किस तरीके से फैन इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाया, तो यहाँ पे मू यांग को अपने ऊपर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय टैंग इस मॉन्स्टर के बारे में अपने कैप्टन को बता देती है और ये भी बोलती है कि किसी तरीके से बोलो फैन मो को तैयार रहने के लिए, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें उसके थंडर मैजिक की भी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे फैन अपने कपड़े चेंज कर लेता है और मुंह पे मास्क लगा लेता है और तभी उसे कैप्टन का कॉल आता है साइड पे आने के लिए। और यहाँ पे फैन जब साइड पे पहुंचता है तो उसको बोला जाता है कि तुमने खुद इस मॉन्स्टर के बारे में हम सबको बताया था, तो तुम इतने लेट कैसे हो सकते हो? चलो ये सब छोड़ो, तुरंत ही अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करो और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करो। अब यहाँ पे कैप्टन चाह करके भी अपनी टीम के साथ मिल करके भी इस पूरे मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए वो मैजिक एसोसिएशन वालों को कॉल कर देता है और वहाँ से बैकअप बुलाने की सोच रहा होता है। और तब तक के लिए इन लोगों को एक काम करना होगा कि इन्हें कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को यहीं पे रोके रखना होगा। लेकिन यहाँ पे ये वुल्फ आइस को तोड़ देता है और यहाँ पे लोग समझ जाते हैं कि वुल्फ ने अपने आप को वॉरियर लेवल जितना ताकतवर बना लिया है। इसका मतलब ये है कि अभी लोग चाह करके भी एक साथ मिल करके भी इस वुल्फ को नहीं रोक सकते। फिर यहाँ पे वेंजी इनको बोलता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे कई सारी फैमिली है, अगर हम यहाँ से चले गए तो ये मॉन्स्टर फैमिली के ऊपर हमला कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को रोके रखना होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं यहाँ पे वुल्फ को, जो कि अपनी पावर को अब धीरे धीरे बढ़ा रहा था। और ये देखने के बाद यहाँ पे रॉकी बोलता है कि हम इसको कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि हम लोग लेवल 1 के मेज हैं। लेकिन यहाँ पे कैप्टन बताते हैं कि वुल्फ अभी तक से अपनी पूरी पावर में नहीं आया है, इसलिए इससे पहले कि वो अपनी पूरी पावर में आ जाए हमें उससे पहले उसे रोकना होगा। और फिर वो रॉकी को बोलता है कि तुरंत ही अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉकी अर्थ के नीचे काफी सारे ट्रैप्स लगा देता है मॉन्स्टर के लिए। और फिर यहाँ पे कैप्टन जाओको से बोलता है कि तुरंत ही अपने वाटर का जो शील्ड है वो तैयार रखना। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे कैप्टन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है वुल्फ के अगेंस्ट और वो वुल्फ पे एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिसके बाद वुल्फ पीछे जाके गिरता है। अब यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि शायद वुल्फ मर गया, लेकिन तभी वेंजी देखता है कि वुल्फ अभी जिंदा है और वो यहाँ पे इनकी तरफ बढ़ रहा है इनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी इनके सामने जाओके आ जाती है और वो यहाँ पे अपने वाटर डिफेंस की मदद से यहाँ पे वुल्फ को रोक लेती है। लेकिन अब वुल्फ डिफेंस को तोड़ रहा था और धीरे धीरे सील को तोड़ करके वो अंदर घुसने वाला था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो कि जाओको को वहाँ से ले करके भाग जाता है। और यहाँ पे कैप्टन तुरंत ही फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वुल्फ को रोक सके, लेकिन यहाँ पे वुल्फ को उसके अटैक से कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सारे हंटर मिल करके यहाँ पे कैप्टन की जान बचाने के लिए वुल्फ के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पे गाय टैंग भी हमला करती है, लेकिन उसके हमले से भी यहाँ पे वुल्फ को कुछ नहीं होता। और अब यहाँ पे कैप्टन हो जाता है घायल और कैप्टन को घायल देख करके यहाँ पे फैन को बहुत गुस्सा आता है। फिर यहाँ पे फैन अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और अब फैन यहाँ पे लेवल 2 का थंडर मैजिक इस्तेमाल कर सकता था, तो वो यहाँ पे वुल्फ को लगातार रोक रहा था ताकि वुल्फ पूरी पावर में ना आ पाए। स्टार्टिंग में तो थंडर मैजिक का असर वुल्फ के ऊपर हो रहा था, लेकिन आगे चल करके वुल्फ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और अब वुल्फ बढ़ रहा था फैन के ऊपर हमला करने के लिए। सभी लोग उसको बोलते हैं कि पीछे हट जाओ, लेकिन फैन वहाँ से पीछे नहीं हटता। और यहाँ पे इस हंटर को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो लोग मरने वाले हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पानी का एक बाढ़ आ जाता है जो कि मॉन्स्टर को अपने साथ बहा के ले जाता है। और ये सब किया होता है मैजिक एसोसिएशन के इस आदमी ने, जो कि मिड लेवल का मेज होता है, जो कि यहाँ पे हर किसी से ताकतवर था। और वो यहाँ पे फैन की तारीफ करता है कि तुमने इतनी देर तक वुल्फ को अकेले रोके रखा। और वो फिर चला जाता है अकेले ही वुल्फ से लड़ने के लिए। और फिर उसके बाद वो लगातार वुल्फ पे अटैक करता है और टर्नेडो की मदद से वुल्फ को हवा में उछाल देता है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली वुल्फ मर जाता है और उसके मरने के बाद उसके अंदर से भी एक स्पिरिट एनर्जी बाहर निकलती है और उसको यहाँ पे पेंडेंट खा जाता है। अब इसके बाद फैन चला जाता है यांग से पूछने के लिए कि तुमने इतनी आसानी से इस वुल्फ को कैसे खत्म कर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगातार थंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, फायर का इस्तेमाल कर रहे थे और ऊपर से आइस का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से कोई भी उस वुल्फ को नहीं मार पाया। तो यहाँ पे ये बताने लगता है कि देखो मैं एक मिड लेवल का मेज हूँ और मेरी पावर भी मिड लेवल की है, यही कारण है कि मेरी पावर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब तुम भी मिड लेवल के मेज बन जाओगे तो तुम्हारी थंडर पावर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। अब यहाँ पे यांग बताता है कि हमें पेट्रोल टीम के अंदर और भी मेंबर्स को रखना होगा, क्योंकि पहले ही सिटी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर चुके हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने इस नए लड़के को अपनी टीम में कब आने दिया। तो यहाँ पे रॉकी बताता है कि इसने कुछ दिनों पहले ही हमारी टीम को ज्वाइन किया है, लेकिन उसकी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पे मू यांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे फैन चुपके से चला जाता है अपने स्कूल और दीवार टाप करके स्कूल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जू यांग आ जाती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड माँ आज जिंदा है और उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर यहाँ पे फैन बोलता है कि अब तुम रोना बंद कर सकती हो, क्योंकि अब सब चीज ठीक है।
फिर इसके बाद फैन अपने पेंडेंट को देखता है जो कि चमक रहा था, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अब ये स्पिरिट लेवल जितना अपग्रेड हो चुका है। और फिर यहाँ पे फैन सोचता है कि अब मुझे जल्द से जल्द थंडर मैजिक को लेवल 3 तक लेके जाना होगा ताकि मैं मू यांग के सामने उसका इस्तेमाल कर सकूं और इस मैच को जीत सकूं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि अपनी बहन जिंजिया को बाउंटी हंटिंग से जितने भी पैसे उसको मिलते हैं वो सारे दे देता है और बोलता है कि अपने लिए फोन ले लेना ताकि हम दोनों कांटेक्ट में रह सके। जिंजिया पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो फैन बताता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था। फिर यहाँ पे जिंजिया बताती है कि मेरे पास एक खुशखबरी है। वो पूछता है कि कौन सी खुशखबरी। वो बताती है कि मैंने हीलिंग मैजिक को अवेक कर लिया है जो कि बहुत ही हाई लेवल के मेज ही कर पाते हैं। और यहाँ पे जिंजिया बताती है कि एक बार मैं 7 स्टार को कंट्रोल करना सीख गई तो मैं अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और यहाँ पे फैन भी उसके टैलेंट को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी मेज को हीलिंग टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। और यहाँ स्कूल में हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पे फैन को समझाता है कि तुम्हें अपने कंपटीशन पे और भी ध्यान देना होगा क्योंकि मेरे को सुनने में आया है कि मू इस पूरे कंपटीशन को बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करने वाला है जहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े मेज वहाँ पे आएंगे। और तभी वहाँ पे टैंग आकर के बताती है फैन को कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। और यहाँ पे प्रिंसिपल फैन को बताता है कि देखो मू यू ने इस पूरे कंपटीशन को बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाया है, वो चाहता है तुम्हें हराना ताकि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। और ऊपर से अगर इस कंपटीशन को मू यांग जीत लेता है तो सबके सामने उसके बेटे की वाहवाही होगी। ना केवल इतना ही बल्कि सेक्रेट स्प्रिंग के अंदर जीतने वाले को ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यहाँ पे फैन बोलता है कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन एक्चुअली में फैन जानता है सेक्रेट स्प्रिंग के बारे में क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जिस वुल्फ के साथ यहाँ पे मुकाबला हुआ था फैन का, वो सेक्रेट स्प्रिंग की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसलिए यहाँ पे फैन सोचता है कि उसे कैसे भी करके इस कॉम्पिटिशन को जीतना होगा ताकि उस सेक्रेट स्प्रिंग में जा करके ट्रेनिंग कर सके और लगातार अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ही जल्द मिड लेवल का मेज बन जाएगा। और यहाँ पे मू फैमिली के सर्वेंट्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फैन के जो फादर हैं वो चीफ गेस्ट बन के आएंगे। और ये काम मू यू ने जानबूझ के किया है क्योंकि वो चाहता है कि फैन सबके सामने हार जाए और उसके फादर भी सबके सामने शर्मिंदा हो और उन दोनों को सबके सामने माफी मांगनी पड़े मू फैमिली से। और इधर पे हम देखते हैं मू को जो कि निंजू को बताता है कि मू यांग आगे चल करके तुम्हारा एक बहुत अच्छा सर्वेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे निंजू पूछती है अपने फादर से कि आपको इसको पब्लिकली सबके सामने करवाने की क्या जरूरत थी, यानी कि इस कंपटीशन को। लेकिन उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें किसकी चिंता है, फैन की या फिर मू यांग की। और ऊपर से मू यांग तुम्हारे बाद इस फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से फैन स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इवेंट छोटा कैसे हो सकता है। और ऊपर से फैन ने मेरी बेइज्जती की थी सबके सामने, तो मैं भी उसकी बेइज्जती करूंगा सबके सामने। फिर ये सुनने के बाद यहाँ से निंजू जाने लगती है। तो यहाँ पे मू पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। निंजू बताती है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी। और यहाँ पे ये मिलने के लिए आती है फैन से। वो फैन को बोलती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फैन बताता है कि नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मेरे फादर की जो बेइज्जती हुई है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और फिर वो दिन आ जाता है जब इन लोगों का कंपटीशन होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर ग्रुप के सारे मेंबर आ जाते हैं और यहाँ पे गायटेंग उनका वेलकम कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे फैन आता है और यहाँ पे गायटेंग बोलती है कि तुम्हें तो मेरा भाई मजा चखाने वाला है, तुम हारने वाले हो और तुम्हारा यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है। अब यहाँ पे फैन सोच रहा है कि गायटेंग मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने अपना मास्क नहीं पहना और ऊपर से इन लोगों को उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तब वो बोलता है कि ऐसे बात मत करो यार, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। अब यहाँ पे गायटेंग उसकी बेइज्जती करती है और उसको बोलती है यहाँ से चले जाने के लिए। और हमें यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि फैन ने एक मैसेज कर दिया था अपने हंटिंग टीम को ये बोल करके कि मैं कंपटीशन देखने नहीं आ पाऊंगा, और बेइज्जती होने के बाद अब उसको यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जाओ के जब फैन को देखती है तो उसको कुछ जाना पहचान लगता है। फिर वो पूछती है कि ये कौन है। फिर यहाँ पे गायटेंग बताती है कि ये वही लड़का है जिसने कि अंकल यू की बेइज्जती की थी और यही आज कंपटीशन में मेरे कजन ब्रदर से लड़ने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पे एक और हंटर बोलता है कि मेरे को भी जाना पहचाना लग रहा है। तो यहाँ पे गाइडिंग बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी उस दिन वहाँ था जब हम लोग वुल्फ से लड़ रहे थे, लेकिन ये वहाँ से भाग गया था। रॉकी बोलता है कि फैन मू भी जरूर इसी के एज का होगा। लेकिन यहाँ पे गाइडिंग बताती है कि फैन मू इससे बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे तो फैन खाने में बिजी है और वो लगातार खा रहा होता है। तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है और बोलता है कि अभी तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे। लेकिन यहाँ पे फैन फिर से मना कर देता है। और इधर पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगला फैमिली का मेंबर कौन बनेगा, यानी कि अगला मू फैमिली का लीडर कौन बनने वाला है, क्योंकि निंजू तो ज्यादा स्टडी के लिए इस कैपिटल से बाहर रहती है। और कुछ देर के बाद उसके स्कूल के दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे फैन को सपोर्ट करने आए हैं स्कूल की तरफ से। और इधर पे हम देखते हैं यू को, जो कि सारे गेस्ट के सामने यहाँ पे मू यांग की तारीफ कर रहा होता है और उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है सारे गेस्ट से।
और वो बता रहा होता है कि आने वाली जनरेशन ही हमारा फ्यूचर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैप्टन को, जो कि अपने बाकी टीम के साथ जा करके बैठ जाता है मैच को देखने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो कि ग्राउंड के अंदर खड़ा था, और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मू यांग भी आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि मू यांग के पास ऑलरेडी 3 गियर हैं। इसका मतलब ये है कि फाइट में उसके पास एक एडवांटेज तो रहेगा। फिर यहाँ पे यू खड़ा होता है और सबके सामने बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इस फाइट में आप लोग मू यांग के हार्डवर्क को देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे जू यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि ये यहाँ पे मैच को अनाउंस करने के बजाय अपने बेटे की तारीफ कर रहा है। फिर यहाँ पे बाय बताता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, फैन वहाँ पे सिर्फ इसलिए गया है ताकि वो अपने आप को पिटता हुआ देख सके। अभी थोड़ी देर के बाद देखना उसका क्या हाल होगा। और फिर यहाँ पे फैन और यूएंग आपस में हाथ मिलाते हैं, और यहाँ पे यूएंग फैन को सलाह देता है कि इस मैच के बाद तुम 3 महीने तक बेड रेस्ट पे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे यू बोलता है कि अब मैच को स्टार्ट करो। और फिर हम देखते हैं कि जब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो यहाँ पे यूएंग तुरंत ही अपने आइस का इस्तेमाल कर देता है फैन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे फैन अपने आप को बचाने के लिए फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, वो भी लेवल 2 के, ताकि वो अपने आप को आइस से बचा सके। और यहाँ पे प्रिंसिपल ये मूव देखने के बाद, जो कि फैन ने अभी किया था, उसको देखने के बाद फैन की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि फैन ने बहुत ही सही काम किया। और यहाँ पे हम टैंक को देखते हैं, जो कि फैन के लिए लगातार चेयर कर रही थी और वो चाहती थी कि फैन इस मुकाबले को जीत जाए। अब यहाँ पे फैन को हम देखते हैं, जो कि अपने लेवल 2 के मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, तुरंत एक बड़े से फायरबॉल को फेंकता है यांग की तरफ। लेकिन यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यांग का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। यही कारण है कि वो फैन के हमले से बच जाता है। यहाँ पे फैन फिर से कोशिश करता है यांग के ऊपर हमला करने की, लेकिन हर बार जब भी वो हमला करता था तो यांग उसके हमले से बच जाता था। और यहाँ पे यांग ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने अर्थ स्टाइल शूज पहने हुए थे, जिनके अंदर थोड़ा मैजिक पावर था, जिसकी मदद से उसका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा स्पीड हो जा रहा था। और सीधी सी बात है, ये उसके अमीर बाप की देन है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे यांग को, जो कि लेवल 3 के आइस से हमला कर देता है फैन के ऊपर। और ये देखने के बाद हर कोई हैरान था कि यहाँ पे यांग अभी से ही लेवल 3 के आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और ये देखने के बाद कैप्टन बोलता है कि लेवल 3 का आइस मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे बच निकलना फैन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इधर पे हम देखते हैं फैन को, उसकी जो फायर मैजिक होती है वो यहाँ पे यांग के सामने टिक नहीं पाती और थोड़ी देर के बाद उसका फायर वहीं पे बुझ जाता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल यू को बोलता है कि हमें इस डुओ को यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि फैन की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यू बोलता है कि जब तक कोई विजेता घोषित नहीं किया जाता तब तक ये डुओ चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअली में वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था फैन से। अब इधर पे हम देखते हैं फैन को, जो कि फिर से अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और सातों स्टार को समन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आइस से जम जाएगा। लेकिन यहाँ पे फैन की किस्मत अच्छी होती है कि वो सातों स्टार को समन कर लेता है और उसके बाद लेवल 3 के फायर से अटैक करता है यहाँ पे यांग के ऊपर। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे यांग अपने मैजिकल शूज की मदद से इस फायर को डॉज कर लेता है। लेकिन इस बार फैन इस्तेमाल कर रहा था फायर मैजिक, वो भी लेवल 3 का। इसका मतलब ये है कि पिछली बार से ये ताकतवर भी है और ऊपर से ये फास्ट भी है। और यहाँ पे यांग को हिट हो जाता है फायर मैजिक, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद हर कोई हैरान था कि फैन अभी से ही लेवल 3 के फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और अब यहाँ पे लोगों का ध्यान जाता है यांग के ऊपर, जो कि फैन के फायर मैजिक से घायल हो गया था। और सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि शायद अब यांग नहीं लड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे यांग को ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मर था। सब लोग ये देखने के बाद यहाँ पे यू को बोलते हैं कि ये अनफेयर है, फाइट ऐसे नहीं होती। और यहाँ पे कॉन्ग भी बोलता है कि उसके पास ऑलरेडी मैजिक शूज था, अब उसके पास एक मैजिकल आर्मर भी आ गया। और यहाँ पे टैंग भी बोलती है कि इस मैच को फैन ने जीत लिया था अगर वो आर्मर यांग के पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यू बोलता है कि इस डुओ के अंदर गियर को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया था, तो इसमें मेरी गलती नहीं है कि फैन के पास कोई भी गियर नहीं है। इसमें उसकी बाप की गलती है, जो कि उसके लिए गियर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कॉन्ग बोलता है फैन को पीछे हटने के लिए, क्योंकि यांग का जो आर्मर है वो फायर प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे फैन चाहे कितने भी हमले कर ले यांग के ऊपर, यांग का उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला। और यहाँ पे यांग भी फैन को बोलता है कि तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए और मैदान को छोड़ करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा बाप एक ड्राइवर है, जो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद फैन को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसको याद आता है कि कैसे उसके बाप ने, यानी कि उसके फादर ने उसका एडमिशन करवाया था। और यहाँ पे फैन बोलता है कि मेरे फादर जितना कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए उतना किया है। और ये बोलने के बाद यहाँ पे फैन सबके सामने अपने थंडर मैजिक को रिवील कर देता है। और ये देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहाँ पे कॉन्ग भी सोच रहा होता है कि फैन के पास 2 मैजिक पावर कैसे हो सकती है। और यहाँ पे हंटर टीम पहचान जाती है कि फैन ही उनका नया मेंबर है। और ऊपर से यहाँ पे गाय टैंक भी हैरान थी कि फैन के पास 2 मैजिक पावर कैसे आ गई। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो था यांग, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि फैन के पास थंडर पावर है। फिर यहाँ पे फैन बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने थंडर पावर की भी
लेवल 3 को अनलॉक कर लिया है और फिर यहाँ पे वो लेवल 3 के थंडर पावर को एक बार में हमला करने के लिए छोड़ देता है यांग के ऊपर। और इसको देखने के बाद यहाँ पे टैंग बोलती है कि थंडर मैजिक की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो किसी भी आर्मर को चीर सकता है। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पे यांग हार जाएगा और उसका आर्मर भी उसको नहीं बचा सकता। और यहाँ पे यही हो रहा होता है। यहाँ पे यांग का जो आर्मर होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और यहाँ पे सब लोग हैरान थे कि फैन के पास लेवल 3 का थंडर पावर है। और ऊपर से सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी फैन के पास लेवल 3 का फायर मैजिक है और अब उसके पास थंडर मैजिक के भी लेवल 3 आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इधर पे फैन यांग को हरा देता है और फाइनली सबके सामने डिक्लेयर करता है कि वो जीत चुका है। और फिर यहाँ पे फैन अपनी जीत के बाद चला जाता है मू यू के पास और बोलता है कि अब अपना वादा पूरा करो और जाकर के मेरे फादर से माफी मांगो। लेकिन यहाँ पे मू है को ये बात पसंद नहीं आती। वो बोलता है कि मेरे भाई से तमीज से बात करो। लेकिन यहाँ पे मू यू एक अच्छा आदमी था, इसलिए वो चला जाता है अपना वादा पूरा करने के लिए और सबके सामने यहाँ पे फैन के फादर से माफी मांगता है। और उसके बाद वो जाता है फैन के पास और उसको बताता है कि अब तुमने क्योंकि मुकाबला जीत लिया है तो तुम्हें अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में 7 दिनों के लिए ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। अब इसके बाद सारे बच्चे मिल करके पार्टी करते हैं और यहाँ पे फैन हर किसी का चहेता बन गया था। यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि फैन के सामने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। वो चाहे तो आर्मी ज्वाइन कर सकता है या फिर हंटर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो चाहे तो बड़े किसी एसोसिएशन जो कि मैजिक से रिलेटेड है उनका पार्ट बन सकता है। और यहाँ पे मू बाई अपने चमचों के साथ साइड में मुंह लटका के बैठा हुआ था क्योंकि वो एक समय में क्लास का फेवरेट था, लेकिन अब कोई भी उसको नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पे टीचर हर एक बच्चे को समझाते हैं कि तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, तुम सब लोग मेहनत करो ताकि तुम लोग मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर जा सको। और यहाँ पे जैंग पूछने लगता है फैन से कि कल तुम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो होली स्प्रिंग में। और यहाँ पे फैन बताता है कि हाँ। फिर यहाँ पे जूमिन बोलती है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम मिड लेवल का मैजिक परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे टीचर भी फैन से बोलते हैं कि आने वाली ट्रेनिंग के लिए गुड लक। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं। इनके सामने यहाँ पे युएंग माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं इस मुकाबले को हार गया हूँ और हमारा प्लान फेल हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग नकाब पहने हुए थे वो लोग बोलते हैं कि ऊपर जो हमारे लोग हैं यानी कि हमारे जो मालिक हैं उनका सब्र टूट रहा है, तुमने काम पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे युएंग बोलता है कि मुझे एक और मौका दो और ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। वो लोग यहाँ पे युएंग को एक और मौका तो देते हैं, लेकिन काम पूरा ना करने के लिए वो लोग उसको पहले सजा भी देते हैं। अब इधर पे हम देखते हैं जैंग को जो कि एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। फिर ये लड़की फैन को देखने के बाद बोलती है कि पक्का ही डेट पे आए हैं क्योंकि वो एक लड़की के साथ घूम रहा है और दोनों सिंगल हैं। तब इस हिसाब से फिर जैंग बोलता है कि हम दोनों भी डेट कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की शर्मा करके उधर से चली जाती है। और इधर पे फैन अपनी बहन को लाया होता है एक ब्रेसलेट शॉप में क्योंकि आज उसकी बहन का जन्मदिन है और वो 16 साल की हो गई है। लेकिन तभी वहाँ पे जैन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अब तक ट्रेनिंग के लिए चले जाना चाहिए था। और ये सुनने के बाद जिंजिया भी बोलती है कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए चले जाना चाहिए। और यहाँ पे जैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को घर छोड़ दूंगा। अब इधर पे फैन उस जगह चला आता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होने वाली है और यहाँ पे मू यू उसके सामने आता है और यहाँ पे टैंग भी उसके साथ होती है। वो दोनों उसको छोड़ देते हैं होली स्प्रिंग के बाहर और बोलते हैं कि यहाँ से तुम्हें खुद ही अंदर जाना होगा। लेकिन वहां से जाने से पहले टैंग उसको एक बुक देती है और बताती है कि मिड टियर का मैजिक इस्तेमाल करने के लिए ये बुक तुम्हारे काम आएगी। लेकिन तभी फैन देखता है कि वहाँ पे कैप्टन भी है। वो कैप्टन से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर कैप्टन उसको बताते हैं कि तुम्हें तो याद होगा ना कि एक मॉन्स्टर को हम लोग पकड़ने गए थे स्कूल के अंदर, जहाँ पे हमें पता चला था कि एक लड़की गायब थी और ये जो लड़की मेरे साथ है जिसको तुम अभी देख रहे हो ये उसी की बहन है और ये ढूंढ रही है अपनी बहन को, इसको बस सबूत की तलाश है। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि इन सब चीजों का होली स्प्रिंग से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे कैप्टन बताता है कि तुम्हें याद तो होगा कि जब हम स्कूल के अंदर गए थे तो वहाँ पे हमें एक टनल मिला था, है ना। तो उस टनल के अंदर हमें एक फ्लोट मिला था और उस फ्लोट का कनेक्शन हमें लगता है कि होली स्प्रिंग से है। लेकिन तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और इतना बोलने के बाद कैप्टन उधर से चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं उस मिसिंग लड़की की बहन को जो कि आई होती है एक रिसर्च लैब के अंदर और यहाँ पे वो फ्लोट का रिसर्च कर रही होती है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं वो उसको बताते हैं कि जो फ्लोट तुम लोग को टनल के अंदर मिला था वो होली स्प्रिंग से मैच करता है, लेकिन इसका असर बहुत ही अलग होता है। यानी कि जो फ्लोट तुम लोग को मिला था वो किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकता है। और इसके अलावा इन लोगों को ये बात भी पता चलती है कि जो साइक्लोप मॉन्स्टर है वो ज्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और अंधेरे में ही हमला करते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में ये देखा जा रहा है कि साइक्लोप मॉन्स्टर अब दिन के उजालों में सबके ऊपर हमला कर रहे हैं और इसका कारण ये फ्लोट हो सकता है। और यहाँ पे लोग फ्लोट को एक नाम देते हैं, वायलेट स्प्रिंग। और यहाँ हम गेट के बाहर देखते हैं कि फैन की पहचान हो जाती है और उसके बाद उसे स्प्रिंग गेट के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जब फैन आता है तो मेडिटेट करने लगता है और इसके अलावा फैन को यहाँ पे महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसके अलावा उसका जो पेंडेंट है वो भी चमकने लगता है।
अब इधर पे हम देखते हैं फैन के फादर को, जो कि आउटपोस्ट पे आते हैं कुछ सामान डिलीवर करने के लिए। और यहाँ पे जो 2 गार्ड होते हैं वो यहाँ पे फैन के फादर को बोलते हैं कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, और हमारे जो कैप्टन है यानी कि कॉन्ग आपके बेटे की तारीफ कर रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि फैन उनकी बराबरी का है। अब आपका बेटा तो इतना मशहूर हो गया है तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। अब इसके जवाब में फैन के फादर बोलते हैं कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन असली काम तो आप लोग करते हैं जो शहर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी खतरों से। अब इधर पे ऊपर की तरफ हम देखते हैं 2 सोल्जर्स को, जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि लगता है बारिश में कुछ तो अजीब है। और तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। वो बोलता है कि क्या यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा है, और ये दोनों बोलते हैं कि हाँ सर, सब चीज ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि पहाड़ी इलाकों पे सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस लड़की को, जो कि कैप्टन के साथ होती है, और ये लड़की बोलती है कि जैसे हमें फ्लोट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। फिर यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन जब फैन की तैयारी कंप्लीट हो जाए यानी कि उसकी ट्रेनिंग, तब तुम उसको गाइड करना। और इतना बोलने के बाद कैप्टन बाहर चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कैप्टन को भी कुछ अजीब लग रहा होता है। वो बोलता है कि बारिश में कुछ तो अजीब है। और यहाँ पे हम फिर से कॉन्ग को देखते हैं, जो कि अपने बाकी सोल्जर से पूछता है कि 4th पेट्रोल टीम कहाँ पे है, क्या वो अब तक यहाँ पे नहीं आए। तो उसको पता चलता है कि नहीं, वो अब तक उनके बेस पे नहीं लौटे हैं। और इधर पे हम 4th पेट्रोल टीम को देखते हैं, जो कि अभी भी जंगल में घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे इनका कैप्टन उनको बताता है कि लाइट मेज का काम ये है कि जरूरत के वक्त पे लगातार लाइट के सिग्नल भेजते रहे, ताकि सबको पता चल जाए कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ पे नहीं है। तभी इनका एक सोल्जर पूछता है कि सर, हम कम्युनिकेशन डिवाइस का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, या फिर तुम्हें एकेडमी में किसी ने बताया नहीं क्या कि कम्युनिकेशन डिवाइस का अगर तुम इस्तेमाल करते हो मॉन्स्टर के सामने लड़ने के लिए, तो मॉन्स्टर को पता चल जाती है कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि वो सिग्नल ट्रेस कर लेते हैं। यही कारण है कि हम लोग लाइट मेज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कम्युनिकेशन डिवाइस का। और यहाँ पे कैप्टन इनको ये बात बता ही रहा होता है कि तभी वन आइड मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है, इनके एक सोल्जर पे। और यहाँ पे जैसे ही सोल्जर की जान चली जाती है, तुरंत ही लोग लाइट सिग्नल भेज देते हैं कि यहाँ पे खतरा है। और यहाँ पे जैसे ही हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता चलता है, वो लोग तुरंत ही 4th पेट्रोल टीम से बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे उनको पता चलता है कि 4th पेट्रोल टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा इनके 2 सोल्जर मारे गए हैं। और यहाँ पे टीम के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो मॉन्स्टर से लड़ पाए। जितनी एनर्जी थी उन लोगों ने सिग्नल भेजने में इस्तेमाल कर ली है। अब यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद कॉन्ग को अंदाजा हो जाता है कि ये खतरा कितना बड़ा है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि लेवल 4 की थ्रेट का अनाउंसमेंट सब जगह कर दिया जाए। लेकिन उसके सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि सर, ये तो बहुत बड़े खतरे के लिए होता है, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग 4 सिग्नल छोड़ते हैं आसमान की तरफ, और यहाँ पे टाउन के सभी लोगों को पता चल जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को, जो कि टीचर से बोलता है कि क्या हो गया। तो टीचर यहाँ पे बताते हैं कि शहर में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मॉन्स्टर शहर में घुस गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वन आइड मॉन्स्टर तुरंत ही एक बच्चे के सामने आ जाता है और उसको मारने वाला था। लेकिन यहाँ पे टैंक सही समय पे आकर के अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और बच्चे की जान बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे टैंक की नजर जाती है एक ऐसे मॉन्स्टर पे, जो कि आसमान के ऊपर उड़ रहा था। और उसको देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इधर पे बाकी सोल्जर्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लगातार मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। और इनका जो कैप्टन होता है वो मिड लेवल का फायर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि वो बहुत ही आराम से लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। और ये देखने के बाद उनके सोल्जर्स बहुत खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक वाइट वुल्फ आता है, जो कि उनके कैप्टन की जान ले लेता है। अब यहाँ पे जब कॉन्ग को पता चलता है कि शहर के हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ग अपने सोल्जर से पूछता है कि ये वाला आउटपोस्ट सबसे ज्यादा सेफ है, तो मॉन्स्टर कैसे शहर के अंदर घुस गए। लेकिन किसी भी सोल्जर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे फिर कॉन्ग इनकी एक टीम बनाता है और बोलता है कि तुम सबका काम ये होगा कि तुम्हें कैसे भी करके शहर के लोगों को सेफ जोन तक लेकर के जाना होगा। और इधर पे हम फैन के फादर को देखते हैं, जो कि घर जा रहे होते हैं, लेकिन उनका पीछा एक मॉन्स्टर के द्वारा किया जा रहा था। अब इधर पे हम फैन को देखते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए सो जाता है। फिर उसको एक सपना आता है, जहाँ पे टैंग उसको बताती है कि अगर तुम अपने पेंडेंट को लगातार एनर्जी देते हो तो वो स्टार डस्ट से बदल जाएगा एक नेबुला में। तो फिर यहाँ पे फैन पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं मिड लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसके जवाब में टैंग बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारा माना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम्हें मिड लेवल मैजिक इस्तेमाल करना है तो तुम्हें सबसे पहले 7 स्टार का एक ऑर्बिट बनाना होगा और उन 7 स्टार को एक साथ कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ यहाँ पे फैन की आंख खुल जाती है और फिर इसके बाद वो उस बुक को देखने लगता है, जो कि टैंग ने उसको दिया था यहाँ पे आने से पहले। और फिर यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि शायद टैंग मेरे को पसंद करती है। और फिर इसके बाद वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगता है और यहाँ पे वो टैंग को किस करने वाला था अपने सपनों में। लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और वो फिर उठ के बैठ जाता है अपना मेडिटेशन करने के लिए।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि निंजू और उसके फादर मुयू को भी पता चलता है कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो लोग जैसे अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उसके घर के चारों तरफ आ जाते हैं वन नाइट वुल्फ और यहाँ पे निंजू अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें सबको फ्रीज कर देती है और उसके बाद वहीं पे उन सबको मार देती है। लेकिन तभी एक वुल्फ हमला कर देता है मुयू के ऊपर और यहाँ पे निंजू और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं फादर को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ से निकल जाइए और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों निकल जाते हैं सेफ जोन की तरफ। और यहाँ पे हम उन्हीं अजीब लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया। और इधर पे हम देखते हैं फैन को जो कि 7 स्टार के ऑर्बिट को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे साइक्लोप मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे फैन को पता चलता है कि अब होली स्प्रिंग सेफ जगह नहीं रही और यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है फैन की मदद करने के लिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गार्ड को मार देता है और फिर वो बढ़ रहा था फैन की तरफ उसको मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके अलावा वो एक बोतल निकालती है और उसके अंदर होली स्प्रिंग का जो पानी था उसको भर लेती है। लेकिन ये देख करके फैन हैरान था कि इस छोटे से बोतल के अंदर होली स्प्रिंग का सारा पानी आ गया। वो पूछता है कि क्या सही में इस बोतल के अंदर सारा पानी आ चुका है? तो यहाँ पे लिन बताती है कि हाँ, इस बोतल को बनाया गया था इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बुरे लोगों के हाथ में होली स्प्रिंग का पानी आ जाए। फिर यहाँ पे फैन पूछता है कि सब क्या चल रहा है? तो यहाँ पे लिन उसको ब्लैक क्यूरिया के बारे में बताती है और बोलती है कि उन लोगों ने ही होली स्प्रिंग के वाटर की कॉपी की है और एक ऐसा वाटर बनाया है जिसकी मदद से वो लोग मॉन्स्टर्स को पागल कर सकते हैं ताकि वो लोग शहर के ऊपर लगातार हमला करते रहें। और अभी लगातार सारे मॉन्स्टर शहर के ऊपर हमला कर रहे हैं और सभी लोग सेफ जोन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में फैन को नहीं पता था क्योंकि वो काफी दिनों से होली स्प्रिंग के अंदर ही था। और फिर हम देखते हैं कि लोग टनल के थ्रू जा रहे होते हैं एक एंड तक और एंड पे आ जाने के बाद यहाँ पे होती है एक सीढ़ी जिसकी मदद से वो लोग ऊपर जा सकते हैं। और फिर इधर पे हम देखते हैं उसी ग्रुप को जिसने पहले की जिंजिया को तंग किया था और ये लोग भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि लगातार मॉन्स्टर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन गलती से इनमें से किसी एक का पांव पड़ जाता है कैन के ऊपर और यहाँ पे वन नाइट मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये लोग आसपास ही हैं और यहाँ पे इनका ग्रुप हो जाता है अलग। ये लोग सोच रहे होते हैं कि अलग होकर के भागेंगे तो इनकी जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर इनकी जान नहीं बख्शता बल्कि एक एक करके सबको मार देता है। और इधर पे हम देखते हैं फैन को और लिन को जो कि शहर की तरफ आ चुके थे और यहाँ पे फैन को पता चल जाता है 4th लेवल थ्रेट के बारे में। और यहाँ पे फैन को ये बात पता थी कि ये थ्रेट तब दिया जाता है जब एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं लोगों के ऊपर। अब यहाँ पे फैन को डर लग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन जिंजिया और मेरे फादर सेफ तो होंगे ना। अब यहाँ पे हम जिंजिया को देखते हैं जो कि भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया है और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर पाता उतनी देर में एक आदमी वहाँ पे आकर के जिंजिया की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे फैन जा रहा होता है अपने फादर और अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिन बोलती है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें इस होली वाटर को लेकर के जाना होगा सेफ जोन के अंदर। यहाँ पे फैन बोलता है कि तुम भी तो ये काम कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे लिन बताती है कि मैं एक मिलिट्री मेज हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सेफ जोन की तरफ लेकर के जाऊंगी तो हो सकता है मेरे ऊपर अटैक हो जाए इस होली वाटर को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम्हें ही करना होगा। अब यहाँ पे फैन दुखी था और वो ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने फादर और बहन को बचाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे लिन बताती है कि देखो मेरी भी एक फैमिली है और ऊपर से उस आदमी की भी फैमिली थी जो कि तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। और ये सुनने के बाद फैन बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन ये लो एक फोटो मेरे फादर और बहन की, और अगर कहीं पे भी वो तुम्हें दिखे तो प्लीज उनकी जान बचा लेना। और इतना बोलने के बाद फैन उधर से चला जाता है। अब इधर पे हम फैन के फादर को देखते हैं जिन्होंने चकमा दे दिया होता है मॉन्स्टर को और वो अपनी जान बचा करके अब जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो रास्ते में देखते हैं मुहे को जिसकी कार हो जाती है खराब, और यहाँ पे मुहे को फैन के फादर के साथ जाना होता है सेफ जोन। लेकिन यहाँ पे फैन के फादर बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ होली स्प्रिंग अपने बेटे को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुहे उसको मना करता है। वो बोलता है कि होली स्प्रिंग के ऊपर भी हमला कर दिया है मॉन्स्टर्स ने, और ऊपर से अगर तुम्हारा बेटा सेफ होगा तो तुरंत जा रहा होगा सेफ जोन की तरफ। लेकिन यहाँ पे फैन के फादर बिना कंफर्मेशन के जाना नहीं चाहते थे सेफ जोन, इसलिए वो चले जाते हैं होली स्प्रिंग अपने बेटे को देखने के लिए। और यहाँ पे मुहे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी इसलिए उसको भी जाना पड़ता है। और यहाँ पे फैन के स्कूल के ऊपर भी साइक्लोप मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और यहाँ पे काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मूव बाय और जूम इन मिल करके हमला कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के ऊपर और एक एक करके मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, और फिर वो लोग मिल करके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मूव बाय अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है। और फिर यहाँ पे उन्हें पता चलता है एक दूसरे स्टूडेंट से कि ऊपर भी काफी सारे मॉन्स्टर हैं। तो ये सुनने के बाद मूव बाय बताता है कि देखो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें कैसे भी करके स्टेडियम तक पहुंचना होगा। और यहाँ पे हम जैंग को देखते
होते हैं जो कि एक लड़की के साथ होता है और वो दोनों फंस जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से साइक्लोप मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। तब यहाँ पे जैंग अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उधर से कहीं दूर चला आता है, लेकिन जिधर पे ये दोनों आते हैं उधर पे एक मॉन्स्टर ऑलरेडी होता है। वो तुरंत यहाँ पे जैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसके दोनों पाँव के ऊपर अपना पैर रख देता है। और यहाँ पे जैंग उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और वो दोनों देखते हैं कि ये काम फैन का है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं फैन को यहाँ देखने के बाद। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पे मॉन्स्टर पे ज्यादा असर नहीं होता और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को जो कि एक बार फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन इससे भी उसको ज्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जैंग बोलता है कि हमें साथ मिल करके उसे हराना होगा और फिर यहाँ पे जैंग अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे मॉन्स्टर के डिफेंस को पहले कमजोर कर देता है और फिर फैन को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है हमला करने की। और इस बार फैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन यहाँ पे फैन देखता है कि स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और फिर यहाँ पे फैन उन दोनों को बोलता है कि लगता है कि बाकी सारे लोग स्टेडियम में हैं, हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। अब इधर पे मूबाई भी पहुंच जाता है स्टेडियम में और हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं वो सभी स्टेडियम में आ चुके हैं। यहाँ पे टीचर्स भी होते हैं और टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि जगह सेफ नहीं है, हमें कैसे भी करके बच्चों को सेफ जोन लेकर के जाना होगा। लेकिन यहाँ पे एक टीचर बोलती है कि ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने सारे बच्चे बिना मॉन्स्टर्स की नजरों में आए सेफ जोन तक नहीं पहुंच सकते। तभी यहाँ पे एक टीचर बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग खुद ही सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी टीचर्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो ये टीचर बताने लगता है कि देखो यार, इस मुसीबत वाली घड़ी में ना तो मैं किसी का टीचर हूँ ना कोई मेरा स्टूडेंट है, मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं स्कूल के वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें कैसे भी करके सभी बच्चों की जान बचानी होगी। अब यहाँ पे फैन के टीचर एक आइडिया देते हैं। वो बोलते हैं कि जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनकी पावर हम इस्तेमाल करेंगे एज ए डिफेंस के तौर पे और उनको आगे रखेंगे ताकि वो लोग मॉन्स्टर से लड़ सकें और फिर यहाँ पे बाकी बच्चे उनका पीछा करते हुए सेफ जोन तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे एक टीचर सबके सामने आकर के सभी बच्चों को बताता है कि देखो हम एक टीम बनाने वाले हैं, ये टीम ऐसी टीम होगी जो कि आगे चल करके लड़ेगी मॉन्स्टर से और बाकी बच्चे उनको फॉलो करेंगे ताकि हम सब सेफ जोन तक पहुंच जाएं। और ऊपर से मैं चाहूंगा कि जितने भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लड़ सकते हैं वो आगे आ जाएं, लेकिन जिन्हें लगता है कि वो आगे नहीं आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। और ऊपर से हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि इनकी बातें सुन लेता है और वो यहाँ पे जैंग को बोलता है कि हमें भी टीम को ज्वाइन करना होगा क्योंकि यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है, अगर ज्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे तो हमारे मरने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं मूबाई को जो कि टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर उसके बाद फैन सबके सामने आता है और फैन को देखने के बाद हर कोई खुश था क्योंकि फैन यहाँ पे सभी स्टूडेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल था और टीचर्स भी खुश थे कि अच्छा फैन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं लिन को जो कि एक मंकी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। वो अटैक तो करती है लेकिन वो मंकी मॉन्स्टर बच जाता है और वो चला जाता है हमला करने के लिए लिन के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यांग को जो कि आ जाता है लिन की मदद करने के लिए और यहाँ पे यांग वही आदमी है जिसको हमने देखा था वन नाइट मॉन्स्टर को हराते हुए और वो यहाँ पे मंकी को बहुत ही आराम से हरा देता है। फिर वो लिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ पे लिन बताती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, वैसे भी मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। अब यहाँ पे यांग मंकी मॉन्स्टर को देखने के बाद ये बोलता है कि ये काम ब्लैक क्यूरिया का है क्योंकि ब्लैक क्यूरिया के जितने भी लोग हैं उन्हीं के पास इस तरीके के मॉन्स्टर पाए जाते हैं और ऊपर से वो लोग कोशिश करेंगे होली स्प्रिंग के वाटर को पाने की। मुझे ये बताओ कि होली स्प्रिंग का जो पानी है वो इस समय कहाँ पे है। फिर यहाँ पे लिन उसको पूरी कहानी बताती है और बोलने लगती है कि वो पानी मैंने दे दिया है फैन को, वो लेकर के चला जाएगा सेफ जोन की तरफ क्योंकि किसी को भी एक स्टूडेंट के ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यांग बताता है कि ये काम तुमने सही तो किया है, लेकिन अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि फैन के पास होली वाटर है तो हो सकता है दुश्मन उसके ऊपर हमला कर दे और यहाँ पे फैन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे यांग बताता है कि हम दोनों को अलग हो करके फैन को ढूंढना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से फैन की जान खतरे में आ जाए। और इधर पे हम देखते हैं निंजू को जो कि सेफ जोन तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी उसको फिक्र हो रही थी फैन की, उसको लग रहा था कि कहीं फैन को कुछ हो ना जाए। और इधर पे जो वैनगार्ड टीम होती है वो तैयार हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग अपने बैजेस को ऑन कर लेते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि विंड मैजिक जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्टूडेंट आगे रहेंगे क्योंकि वो विंड की पावर की मदद से दूर से ही देख सकते हैं कि मॉन्स्टर है या नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जैंग को जो कि एक लड़की के साथ चला जाता है आगे नजर रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं इस लड़की को जिसको आगे एक मॉन्स्टर नजर आता है। अभी लड़की जब नीचे आती है तो वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक साइक्लोप मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पे फैन और बाकी स्टूडेंट्स जब वहाँ पे आ जाते हैं तो सबको बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि हम कमजोर नहीं पड़ सकते क्योंकि स्टेडियम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें कैसे भी करके एक सेफ रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जैंग को जो कि पूरे एरिया की जांच पड़ताल करके यहाँ पे आ जाता है
और वो इन सबको बता देता है कि जितने मॉन्स्टर्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है। फिर यहाँ पे फैन उसको बोलता है कि तुम्हें फिर से जाना होगा और ये देखना होगा कि सारे मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं, और इसके अलावा अगर वन नाइट वुल्फ तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें उसको कहीं और भटकाना है। लेकिन याद रहे कि वन नाइट वुल्फ बहुत ही ज्यादा स्पीड में भाग सकते हैं, और ऊपर से अभी तक से अगर तुमने लेवल 3 को अनलॉक नहीं किया है तो तुम्हें जिग-जैग फॉर्म में भागना होगा। और फिर यहाँ पे फैन भी बाकी स्टूडेंट्स को समझा देता है कि तुम्हें किस मॉन्स्टर को संभालना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को, जो कि एक फाउंटेन के पास आता है और वहाँ पे उसे दिख जाता है वन नाइट वुल्फ। अब यहाँ पे फैन ने जैंग को बोला था कि अगर तुम्हें कभी भी वन नाइट मॉन्स्टर दिख जाए तो सबसे पहले तुम हमें आकर के बताओगे। लेकिन यहाँ पे जैंग सोचता है कि मुझे इस मॉन्स्टर का अकेले सामना करना चाहिए ताकि बाकी सबके लिए रास्ता क्लियर हो जाए, और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। अब स्टार्टिंग में तो जैंग अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर से काफी दूर चला आता है, लेकिन बाद में वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच जाता है, और बाद में जब वो लोग जंगलों से भाग रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे जैंग घायल तो हो जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके भाग रहा होता है, लेकिन फिर से उसे मॉन्स्टर पकड़ लेता है और इस बार वो उसे फिर से घायल कर देता है। लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार कहीं पे जाके छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे वुल्फ को उसकी ब्लड की स्मेल आ जाती है और वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे अपने लेवल 3 के मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर वो अपने मैजिक फ्लाइंग शैडो का इस्तेमाल करता है और उस जगह से कहीं दूर चला आता है। लेकिन यहाँ पे जैंग ज्यादा दूर नहीं आ पाता और वुल्फ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पे वो एक डेड एंड पे आ जाता है और वो वहीं पे खड़ा होता है और वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जैंग ने सही समय पे अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन उधर पे बना दिया था, इसलिए यहाँ पे वुल्फ ने जैंग के ऊपर हमला नहीं किया। और यहाँ पे वुल्फ ने क्योंकि उछल करके हमला किया था तो यही कारण है कि अब वो गिर चुका है आयरन रॉड पे, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। और इधर पे हम देखते हैं मुबाई को, जो कि अपने साथी के साथ एक वन नाइट मॉन्स्टर को संभाल रहा होता है अकेले। और यहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को फ्रीज करने के बाद बाकियों को बताने जा रहा होता है कि यहाँ पे एक वन नाइट मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वुल्फ अब आइस को तोड़ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो कि अपने साथी के साथ मिल करके एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है, जो कि घायल होता है, और यहाँ पे टीचर बताते हैं कि हमें इसकी मदद करनी होगी क्योंकि यहाँ पे जैंग का बहुत खून बह रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को, जो कि बाय को बोलता है कि प्लीज आकर के मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे बाय बताता है कि मेरे पीछे ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है। और फिर यहाँ पे फैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि उसके मॉन्स्टर को मार सके। अब यहाँ पे फायर मैजिक के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पे रुक तो जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर पे फैन चला जाता है उस मॉन्स्टर को अकेले मारने के लिए। वो सबसे पहले अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को वहीं पे बांध लेता है, और फिर बाद में अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो भी लेवल 3 के। इसकी वजह से होता ही है कि यहाँ पे मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बाय को, जो कि सोच रहा होता है कि फैन इतना ताकतवर कैसे हो गया। अब इधर पे हम देखते हैं फैन के फादर, जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और वो यहाँ पे हे को बोलते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पे मुंह हे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। अब यहाँ पे फैन के फादर चले जाते हैं टायर को बदलने के लिए, लेकिन वो बाद में बोलते हैं कि प्लीज आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इस बार मुंह वहाँ पे नहीं होता, और यहाँ पे इन लोगों ने कैसे भी करके 3 मॉन्स्टर को मार गिराया होता है, जो ये लोग बिना फैन की मदद के नहीं कर पाते। और यहाँ पे हर कोई फैन की तारीफ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, ये काम हम सबने मिल के किया है, और ऊपर से अगर मुबाई ने उस मॉन्स्टर को पहले जमाया नहीं होता तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद फैन चला जाता है बाई के पास और उसको अप्रोच करते हुए बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करके हर किसी की प्रोटेक्शन करते रहो। लेकिन यहाँ पे मुबाई का जो साथी होता है बोलता है कि नहीं बाई, ये सब नहीं करने वाला, और तुम होते कौन हो बाई को ये सब बोलने के लिए, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं फैन को, जो गुस्से में आ जाता है और बोलता है यहाँ पे मोटे अपना मुंह बंद कर। और यहाँ पे बाई उसको समझाता है कि देखो मैं ये काम कर लूंगा। अब यहाँ पे जैंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी, और यहाँ पे जूमिन बताती है कि देखिए इसका खून नहीं रुक रहा, हमें कैसे भी करके इसे लेके जाना होगा एक मेडिकल रूम में और उसको दवाई देनी होगी। लेकिन यहाँ पे टीचर बताते हैं कि हम इसको नॉर्मल दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि इसे एक मॉन्स्टर ने घायल किया है, तो हमें इसे एक स्पेशल दवाई देनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कोई मेडिकल रूम है भी या नहीं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि हम इस सेफ रूट को नहीं छोड़ सकते, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ के सही मॉन्स्टर्स को मारा है, अगर हम यहाँ पे मेडिकल रूम ढूंढते भी हैं तो हमें नहीं पता कि मेडिकल रूम कितनी दूर है। फिर यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मुझे याद आया, यहीं पे पास में एक मेडिकल रूम है जहाँ पे दवाई पाई जाती है, इसलिए कैसे भी करके हमें वहाँ पे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आप लोग आगे जाइए, मैं उस दवाई को लेकर के आता हूँ। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके देखता है कि आगे कितने सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन उसे एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, तो वो लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मुबाई एक चीज देखता है कि यहाँ पे बहुत शांति है, और ये शांति देख लेने के बाद मुबाई समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे टीचर भी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही हो सकती है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मुबाई अचानक से सबको बोलता है शांत रहने के लिए, और फिर सबको आगे बुलाता है। और तभी सबके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि एक वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर था और वन नाइट मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल था। अब इधर पे हम देखते हैं फिर अचानक से
व्हाइट साइक्लॉप को। ये सारे हमला कर देते हैं यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर, लेकिन लिन वहाँ पे समय पे आ करके उन सिविलियंस को बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाई यांग को, जो कि अपने नए मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे लिन पूछती है कि तुम अपने आउटपोस्ट पे क्यों नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बाई यांग बताता है कि देखो आउटपोस्ट पे हमला हो चुका है और ऊपर से यहाँ पे ज्यादातर लोग मर रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे भेज दिया गया है ताकि हम सभी मॉन्स्टर्स को मार सके। और अभी फिलहाल के लिए मुझे एक स्टूडेंट की जान बचानी है और मुझे उसकी प्रोटेक्शन भी करते रहनी है। और इसको सुनने के बाद यहाँ पे लिन समझ जाती है कि फैन की बात कर रहा है और वो बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ पे हम फैन को देखते हैं जो कि उस मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं और यहाँ पे फैन सोच रहा होता है अपने साथ अपने दोस्त के बारे में और वो बोल रहा होता है कि जैंग ने मुझसे एक बार बोला था कि उसे इस शहर को बचाना है और उसे स्ट्रांग बनना है, इसलिए मैं यहाँ पे जैंग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे सारे बच्चे छुपे हुए थे और वेट कर रहे होते हैं इस वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर के यहाँ से निकल जाने का। तब एक बच्चा पूछता है कि वॉरियर लेवल मॉन्स्टर क्या होता है। तो यहाँ पे मोबाइल बताता है कि देखो जिस तरीके से मेज में हाई लो और मिड होते हैं, उसी तरीके से मॉन्स्टर्स के अंदर भी हाई लो और मिड होते हैं। जैसे कि तुमने साइक्लो मॉन्स्टर देखे और वुल्फ मॉन्स्टर, वो सारे लो लेवल के मॉन्स्टर है। और ये जो वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर होता है इसे मिड लेवल का माना जाता है और इनके भी ऊपर होता है इनका कमांडर। और याद रहे एक वॉरियर लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो किसी भी मेज को मार सकता है। अब यहाँ पे जैंग सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऊपर से क्या फैन सेफ होगा। अब यहाँ पे हम फैन को देखते हैं जो मेडिकल रूम में लगातार मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे मेडिसिन नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है गड्ढे पे और वो देखता है कि गड्ढे के अंदर एक आदमी मरा पड़ा है और यहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर उसे खा रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है फैन के ऊपर और वो अपने लेजर से हमला कर देता है फैन पे। लेकिन यहाँ पे फैन को कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे फैन समझ जाता है कि यही वो स्पेशल मेडिसिन है जो कि जैंग के लिए चाहिए उसको। फिर साइक्लोप मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और यहाँ पे फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैन अपने आप को डॉज कर लेता है और वहां से कहीं जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर को जो कि फिर से फैन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उतने देर में वहाँ पे वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर आ करके उस मॉन्स्टर को खा लेता है। और ये नज़ारा देखने के बाद अब यहाँ पे फैन भी डर जाता है और वो बोल रहा होता है कि अच्छा वो वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर ने मेरे को नहीं देखा और वो यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि हंटर टीम में होने के बावजूद भी मैंने इस मॉन्स्टर को नहीं देखा, क्योंकि ज्यादातर ये मॉन्स्टर घने जंगलों में पाए जाते हैं। और वो यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि मैं बच गया, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है और वो वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर उसको देख रहा होता है और फिर वो अचानक से हमला कर देता है पूरे मेडिकल स्टोर पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई सोच रहा होता है कि फैन अब तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मोबाइल बोलता है कि हम किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके सेफ जोन तक जाना होगा, इसलिए हम फैन के लिए वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ मोबाइल ने सही बोला, फैन होता तो वो भी यही चाहता कि हम लोग सेफ जोन तक कैसे भी करके पहुंच जाएं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि अचानक से सीवेज से निकल करके आता है। और यहाँ पे फैन इसलिए बच गया था क्योंकि जब मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला किया तो वो उस गड्ढे के अंदर कूद गया था जहाँ पे साइक्लोप मॉन्स्टर एक इंसान को खा रहा था और वो गड्ढा डायरेक्ट सीवेज से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि फैन इनके पास आ गया। यहाँ पे जूमिन बोलती है कि हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरे पास मेडिसिन है। और फिर यहाँ पे टीचर जैंग की बॉडी पे मेडिसिन लगा देते हैं, जिसके बाद जैंग वहीं पे ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जैंग जाकर के फैन को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन फैन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद फैन बताता है कि चलो हम सब मिल करके सेफ जोन तक चलें। अब इधर पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो सेफ रूट बना के रखा है सभी बच्चों के लिए, वहाँ पे सभी बच्चे जा रहे होते हैं और रास्ते में यहाँ पे टीचर भी उनके साथ होते हैं और सब लोग मिल करके देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं और इनके अलावा इनके स्कूल का स्टूडेंट भी मारा गया है। यहाँ पे सबको बुरा लगता है इस लड़की के लिए और फिर यहाँ पे सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस लड़की की बॉडी को भी सेफ जोन तक लेकर के जाएंगे। लेकिन तभी रास्ते में हम यहाँ पे देखते हैं कि फैन को एक बहुत बड़ा सा बैरियर नजर आता है और फैन समझ जाता है कि वही जगह सेफ जोन है और हम लोग कुछ ही देर में सेफ जोन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी ने रास्ते में एक बड़ा सा वुल्फ नजर आता है और इस वुल्फ को देखने के बाद हर कोई डर जाता है। लेकिन तभी बाई यांग इनके सामने आता है, जिसको देखने के बाद हर कोई चैन की सांस लेता है और बोलता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे टीचर भी बाई यांग को बताते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे सेफ रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन करनी होगी, लेकिन यहाँ पे बाई यांग फैन को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फैन पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और यहाँ पे ये बताने लगता है कि मुझे पता है कि वो वाटर तुम्हारे पास है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ब्लैक क्यूरिया के हाथ में वो पानी ना लग जाए, इसलिए कैसे भी करके वो मुझे दे दो ताकि मैं जाकर के कॉन्ग को दे दूं। यहाँ पे टीचर भी फैन को बोलते हैं कि स्प्रिंग वाटर दे दो उसको, उसके पास ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये मेरे पास सेफ है और ऊपर से मैं भी कॉन्ग को जाकर के दे दूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि बाई यांग तुम मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे बाई यांग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मरना होगा। अब इधर पे बाकी जो आउटपोस्ट होते हैं उनके ऊपर भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। और इनमें से एक सोल्जर बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्द हारने वाले हैं।
और यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्ग को, जो कि अपने बाकी सोल्जर्स के साथ होता है। यहाँ पे उसका एक सोल्जर उसको बताता है कि देखिए 4th पेट्रोल टीम का एक सोल्जर बच के वापस आ चुका है। फिर यहाँ पे कॉन्ग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अगर उस टीम ने सही समय पे हमें सिग्नल नहीं दिए होते तो आज हो सकता था खतरा और भी ज्यादा बड़ा होता। लेकिन तभी सोल्जर बोलता है कि सर, मैंने उस सोल्जर से बात किया था और मुझे पता चला कि वो लोग 3 सिग्नल भेजने के बजाय 4 सिग्नल भेज सकते थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक आर्क वुल्फ ने हमला कर दिया था। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे कॉन्ग पूछता है कि पर मेरे को तो पता चला कि उनके ऊपर 1 आइड वुल्फ ने हमला किया था। लेकिन यहाँ पे सोल्जर बोलता है कि नहीं सर, उनके ऊपर एक आर्क वुल्फ ने हमला किया था। अब यहाँ पे कॉन्ग समझ जाता है कि इन्हीं की टीम के एक आदमी के पास है आर्क वुल्फ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे सिविलियन सेफ जोन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सोल्जर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं मूयू को, जिसकी मरहम पट्टी हो जाती है। अब यहाँ पे मूयू डॉक्टर और सोल्जर्स को बोलता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए अलग से रूम चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि काफी सारे बच्चों के ऊपर, यानी कि हाई स्कूल के ऊपर भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, और जितने भी बच्चे उस मॉन्स्टर से बच गए हैं वो सारे यहाँ पे आना चाहते हैं। लेकिन देखना ये है कि उनमें से कितने बच्चे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत खतरा है। अब ये सब निंजू यहाँ पे सुन लेती है और उसको फिक्र हो रही होती है यहाँ पे मू फैन की। अब यहाँ पे निंजू जाना तो चाहती थी फैन की मदद करने के लिए, लेकिन उसके फादर उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं अपनी इकलौती बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता, और ऊपर से वो सारे मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि सारे सोल्जर मिल करके भी उनका सामना नहीं कर पा रहे, तो तुम अकेले क्या कर पाओगी। इसलिए वो यहाँ पे निंजू को रोक लेते हैं और बाकी सोल्जर्स को बोलते हैं कि इसको रूम के अंदर बंद कर दिया जाए और देखा जाए कि ये रूम से बाहर ना निकले। अब इधर पे हम देखते हैं कि फिर से बायांग मांगता है फैन से उस वाटर को, लेकिन यहाँ पे फैन वाटर देने से मना कर देता है और बोलता है कि स्प्रिंग वाटर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देने वाला, मैं डायरेक्ट कॉन्ग को दूंगा। अब यहाँ पे बायांग बोलता है फैन को कि मुझे पता है कि तुम ब्लैक क्यूरिया के मेंबर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस वाटर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बायांग को, जो कि तुरंत ही अपने मंकी मॉन्स्टर को वहाँ पे समिन कर देता है। और इन मॉन्स्टर को समिन करने के बाद हम लोग समझ जाते हैं कि इनमें से कौन है ब्लैक क्यूरिया का मेंबर। और फिर हम देखते हैं कि सारे मंकी मॉन्स्टर अचानक से बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो चला जाता है सीधा फैन के पास और उसको अपने पंजों के नीचे दबा लेता है। अब इधर पे एक मंकी मॉन्स्टर जैंग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे जैंग लगातार कोशिश कर रहा था अपने विंड पावर का इस्तेमाल करने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तुरंत ही जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसको एक सील ने बचा लिया है, जो कि एक वाटर सील्ड होता है, और उसके पीछे जो लड़की खड़ी थी उसने ये काम किया था। लेकिन यहाँ पे ये लड़की खुद को नहीं बचा पाती और पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और यहाँ पे जैंग ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी एक और मंकी मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा लड़का अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को दूर धकेल देता है, और तभी मूबाई यहाँ पे अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे जमा देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैंग को, जो कि तुरंत ही चले जाता है उस लड़की के पास और उसको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पे ये लड़की बताती है कि मैं सबको ये बताना चाहती थी कि मैं डरपोक नहीं हूँ और मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पे जैंग बोलता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए था, ना कि मुझे। लेकिन ये लड़की बोलती है कि तुम मेरे लिए खास थे, और इतना बोलने के बाद ये लड़की यहीं पे मर जाती है। अब यहाँ पे बायांग फैन को बोलता है कि देखो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त मर रहे हैं और तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग वाटर मेरे हवाले कर दो। लेकिन हम यहाँ पे फैन को देखते हैं, जो कि 7 स्टार को एक साथ कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद वुल्फ को अपने ऊपर से हटा देता है। ये देखने के बाद बायांग बोलता है कि लगता है तुम पहली बार से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और तभी वो अपने सारे मंकी मॉन्स्टर को फैन के पीछे लगा देता है और कुछ मंकी मॉन्स्टर को भेज देता है फैन के दोस्तों के पास, और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे दोस्त इस जगह से सही सलामत निकल जाए तो मुझे वो स्प्रिंग वाटर दे दो। अब यहाँ पे फैन तुरंत ही स्प्रिंग वाटर निकालता है और बोलता है कि तुम्हें यही चाहिए ना। तो यहाँ पे इतना बोलने के बाद फैन तुरंत ही पूरे स्प्रिंग वाटर को पी जाता है, और ये देखने के बाद बायांग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें चीर करके तुम्हारे बॉडी के अंदर से उस वाटर को निकाल लूंगा। अब यहाँ पे तुरंत ही फैन अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही आर्क वुल्फ को वहीं पे पैरालाइज कर देता है। ये देखने के बाद बायांग बोलता है कि तुम पहले से तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगे। अब यहाँ पे फैन ने वुल्फ को पैरालाइज तो कर दिया था, लेकिन उसको मारने के लिए उसको समय चाहिए था। तो हम देखते हैं कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे बाकी बच्चे आ जाते हैं, और यहाँ पे जूम इन और मूबाई चले जाते हैं बाकी मंकी मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए, ताकि यहाँ पे फैन को समय मिल जाए ताकि वो वुल्फ को मार सके। और यहाँ पे बायांग सभी मंकी मॉन्स्टर को बोलता है कि तुरंत ही सब बच्चों को छोड़ करके फैन के ऊपर हमला करने के लिए चले जाओ। लेकिन यहाँ पे फैन को इतना वक्त मिल जाता है कि वो बहुत बड़ा सा फायर बॉल बना लेता है और सीधा इसका हमला वो कर देता है मंकी मॉन्स्टर के ऊपर। और यहाँ पे जूम इन भी उसका साथ निभाती है और इसकी मदद से वो लोग एक मंकी मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन उतनी देर में जो आर्क वुल्फ होता है वो रिकवर कर जाता है और तुरंत ही यहाँ पे चले जाता है जूम इन के ऊपर हमला करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनके टीचर को, जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये मंकी मॉन्स्टर नहीं रुकने वाले जब तक इनका
समिनर यानी कि बायांग मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे टीचर सोचता है कि मैं चला जाऊंगा बायांग के पीछे और चुपके से उसको मार दूंगा। अब इधर पे हम देखते हैं फैन को जो कि आर्क वुल्फ से लड़ रहा होता है और बायांग उसके सामने होता है, लेकिन तभी टीचर पीछे से आकर के अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे बायांग का ध्यान भटका देता है और यहाँ पे फैन को मौका मिल जाता है कि वो आर्क वुल्फ के ऊपर हमला कर सके। अब यहाँ पे बायांग टीचर को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हमला करने की, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। अब हम देखते हैं इधर टीचर को जो कि मॉन्स्टर के ऊपर यानी कि मंकी मॉन्स्टर के ऊपर अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बायांग बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ये सारे कर्स्ड हैं, इसलिए तुम्हारे प्यूरिफिकेशन मैजिक का इन पे कोई असर नहीं होने वाला। अब इधर पे मूबाई को देखते हैं जो कि अपनी आइस मैजिक के जरिए एक स्वॉर्ड बनाता है और तुरंत ही चला जाता है बायांग के ऊपर हमला करने के लिए, और यहाँ पे बायांग मूबाई को आता हुआ नहीं देख पाता और यही कारण था कि मूबाई उसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पे बायांग की जान चली जाती है और उसके मरने के बाद उसके जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब भी अब खत्म हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने कैसे भी करके सिचुएशन को संभाल लिया होता है, लेकिन यहाँ पे जैंग सबसे ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसने अपने एक खास दोस्त को खो दिया। और फिर यहाँ पे सब लोग फैन के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे फैन बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे फैन देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स को अचानक से कुछ हो रहा है। वो यहाँ पे पूछता है कि इन सबको क्या हो रहा है। अब यहाँ पे टीचर बताते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स कर्स थे और यही कारण है कि एक बार इनका मालिक मर जाता है तो ये सारे मॉन्स्टर एक ब्लैक सब्सटेंस में बदल जाते हैं और अब इनके साथ भी वही हो रहा है। अब इधर पे हम देखते हैं कि तुरंत ही यांग अपनी टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे उनको देखने के बाद बाकी बच्चे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि हर बार तुम सोल्जर्स खत्म हो जाने के बाद ही क्यों आते हो, यानी कि सारा जब काम खत्म हो जाता है तब क्यों आते हो। अब यहाँ पे टीचर उन सबको बच्चों को शांत रहने के लिए बोलते हैं। तभी यहाँ पे यांग की नजर चली जाती है बायांग के ऊपर और वो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबने मिल करके हमारे एक सोल्जर को मार दिया, यहाँ पे क्या हुआ था फैन, मुझे सारी बात जाननी है। फिर यहाँ पे फैन उसको पूरी बात बताता है और बोलने लगता है कि बायांग एक गद्दार था जो कि ब्लैक क्यूरिया के लिए काम किया करता था और ऊपर से सबूत के तौर पे तुम्हें यहाँ पे ब्लैक सब्सटेंस भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे यांग बोलता है कि तुम्हारी बात सुन के तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा एक सोल्जर गद्दार निकला, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं हमें उन सबको एग्जामिन करना होगा ताकि हम देख सके कि तुम लोग सच बोल रहे हो या फिर झूठ, लेकिन हम ये चीज यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये सारा ब्लैक सब्सटेंस ले करके और बायांग की बॉडी को ले करके हम सेफ जोन के अंदर जाएंगे और वहीं पे एग्जामिन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग मिल करके सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर्स गेट के अंदर घुसे कैसे हैं, क्योंकि मेन गेट के ऊपर एक स्पेल है और उसको तोड़ करके कोई भी मॉन्स्टर गेट के अंदर नहीं आ सकता। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें एक कमांडर मॉन्स्टर मिलता है। एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इन सभी मॉन्स्टर्स का एक तरीके से बॉस है और यहाँ पे इन मॉन्स्टर को देख लेने के बाद ये सब लोग आपस में बात करते हैं कि हमें अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। अब ये सारे सोल्जर यहाँ से जाने वाले थे कि तभी अचानक से जो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर है उसकी नजर इन लोगों पे पड़ जाती है। ये लोग सोचते हैं कि लोग क्या करें, तभी अचानक से वो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बीम निकालता है और ये बीम इतना ज्यादा पावरफुल था कि सारे सोल्जर्स वहीं पे मर जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और इधर पे हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब उसी रास्ते से सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं जिस रास्ते को वैनगार्ड टीम ने साफ किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेफ जोन के अंदर आ जाने के बाद टीचर इन सभी बच्चों को बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम सब लोग सेफ हो। और इधर पे हम देखते हैं कि एक सोल्जर फैन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे कैप्टन कॉन्ग बुला रहे हैं। और इधर पे हम देखते हैं कि कॉन्ग को पता चल जाता है कि बायांग दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, यानी कि वो ब्लैक क्यूरिया के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसके दिल में भी वही सब्सटेंस मिला है जो कि ब्लैक मॉन्स्टर में पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो उन सब के साथ मिल करके इन सबको धोखा दे रहा था। और इसके अलावा कॉन्ग को ये बात भी पता चलती है कि यहाँ पे बायांग ने बच्चों के ऊपर हमला किया था ताकि वो स्प्रिंग वाटर को पा सके। अब यहाँ पे जब फैन आता है तो कॉन्ग उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। फैन बताता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके एक सोल्जर की वजह से मेरे काफी सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। इसके जवाब में कॉन्ग बोलता है कि देखो मुझे माफ कर देना, मेरे को नहीं पता था कि मेरा एक सोल्जर दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, लेकिन ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि स्प्रिंग वाटर कहाँ पे है। तो फैन यहाँ पे बताता है कि वो स्प्रिंग वाटर में पी गया। कॉन्ग बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो स्प्रिंग वाटर हर साल हमें एक ताकतवर मेज देता है। लेकिन यहाँ पे फैन बताता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था और ये तो अच्छा है ना कि दुश्मनों के हाथ वो नहीं लगा। कॉन्ग ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और बाद में बोलता है कि चलो ठीक ही हुआ, क्योंकि वैसे भी इस वाटर की वजह से लगातार हम पे हमले होते रहते हैं। लेकिन अब देखना ये कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि लगातार साइक्लोन मॉन्स्टर और वन आइड मॉन्स्टर लगातार शहर में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़ा खतरा है उन सभी मॉन्स्टर्स का कमांडर। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर हम एक टीम मिलकर के भी हमला करें तब भी शायद हम उस मॉन्स्टर को ना हरा पाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, मैं चाहूँ तो उस मॉन्स्टर को हरा भी सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे वो मॉन्स्टर है उस बिल्डिंग में काफी सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब मैं उनके कमांडर से लड़ूं तब बीच में साइक्लोप मॉन्स्टर या वन आइड वुल्फ मेरा रास्ता रोके। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमें वो रास्ता क्लियर करना होगा, यानी कि हमें सभी छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा ताकि मैं उससे लड़ सकूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग अपने सभी सोल्जर्स को मोटिवेट करता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे निंजू आ जाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, लेकिन उसके फादर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस लड़के के लिए यहाँ पे आई हो जिस लड़के ने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया मरने के लिए। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आपको कुछ नहीं पता, मेरी टीम ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम रास्ते को क्लियर कर सके, तभी जाकर के बाकी बच्चे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन उसके फादर उसकी कोई नहीं सुनते और यहाँ पे निंजू बोलती है कि प्लीज मेरे फादर को इस तरीके से मत डांटो और उनसे ऐसे बात मत करो। फिर यहाँ पे ये देखने के बाद फैन बोलता है कि मतलब ही आप जैसे लोग होते हो जिनके पास इतने सारे पैसे और रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लोगों की मदद नहीं करते और यहाँ पे भाग आए। और इतना बोलने के बाद फैन उधर से जाने लगता है। लेकिन जब तक फैन को अपने फादर की और अपनी बहन की याद आती है, वो सोच रहा होता है कि वो दोनों जहाँ पे भी हैं बस सही सलामत रहे। अब यहाँ शहर के अंदर हम फैन के फादर को देखते हैं जो कि फैन को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे लिन बीच में आ जाती है और फैन के फादर की जान बचा लेती है और वो फैन के फादर से पूछती है कि क्या आप फैन के पिता हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर हमला करने के लिए और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे फैन एक लेडी ऑफिसर से पूछता है कि मेरे को बताइए कि सेफ जोन के अंदर कितने लोग आ चुके हैं, आपके पास उनके नाम तो होंगे ना। और वो लेडी ऑफिसर बोलती है हाँ मेरे पास उनके नाम है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट के अंदर फैन के फादर और बहन का नाम नहीं होता। अब यहाँ पे फैन को फिक्र हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर आता है और बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर ये लेडी ऑफिसर बताती है कि अपने फादर और बहन को ढूंढ रहा है जो अभी तक से सेफ जोन के अंदर नहीं आए हैं। ये ऑफिसर बोलता है कि बहुत जल्द वो लोग आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर्स शहर के अंदर कैसे घुस रहे हैं, क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स ने एक बहुत बड़ा सा टनल या फिर एक अंडरग्राउंड रास्ता बना लिया है गेट के नीचे से, और यही कारण है कि ये मॉन्स्टर्स लगातार शहर में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि वो अंडरग्राउंड रास्ते कहाँ पे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे फैन को एक बात याद आती है कि जब वो अपनी बहन के स्कूल में गया था जहाँ पे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वहाँ से एक लड़की गायब हो गई थी, तब यहाँ पे फैन और उसकी पूरी टीम को वहाँ पे टनल मिला था। इसलिए यहाँ पे फैन बोलता है कि मुझे पता है वो टनल कहाँ पे है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी हंटिंग टीम की मदद से जब मैं स्कूल के अंदर गया था तब हमें पता चला था कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर ने स्कूल के ऊपर हमला कर दिया है और वो मॉन्स्टर अंडरग्राउंड रास्ते से आया था। तो यहाँ पे अफसर बोलता है कि ठीक है तुम अपनी हंटर टीम को यहाँ पे बुला लो। अब यहाँ पे हंटर टीम के 2 मेंबर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फैन उनसे बोलता है कि मुझे वो डाटा दिखाओ जहाँ पे हमारा साइक्लोप मॉन्स्टर से सामना हुआ था। लेकिन यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साइक्लोप मॉन्स्टर इतने सारे टनल को खोद सके। लेकिन हाँ, मेरे को ये बात पता है कि शहर के नीचे कई सारे टनल हमारे द्वारा बनाए गए थे और जहाँ तक मुझे पता है ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने मदद की है उन सभी मॉन्स्टर्स की ताकि वो टनल के थ्रू हमारे शहर में आ सके। और ये सुनने के बाद अब यहाँ पे ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये बहुत बड़ी साजिश हो, यानी कि किसी ने जानबूझ करके वो टनल खोदे थे ताकि यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स शहर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाएं। अब यहाँ पे इन्हें एक डाटा मिलता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स केवल एक ही शहर से बाहर आ रहे हैं और ऊपर से ज्यादातर मॉन्स्टर्स सबसे पहले स्कूल के अंदर दिखे थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग हर स्कूल के अंदर जाएंगे और टनल्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे फैन जैसे ही बाहर आता है वो आने के बाद अपने फादर को देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है और अपने फादर से पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचे। उसके फादर बताते हैं कि एक लेडी ऑफिसर ने मेरी मदद की थी, शायद वो मेरे को जानती थी। यहाँ पे फैन समझ जाता है कि लिन ने जरूर इनकी मदद की होगी। फिर यहाँ पे हंटर टीम के 2 और मेंबर आते हैं और वो बताते हैं कि रास्ते में हमें तुम्हारे फादर मिले थे, लेकिन अफसोस कि वो लेडी ऑफिसर जिसने इनकी जान बचाई थी वो मारी जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे दिखता है कि फैन बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है कि उसकी बहन कहाँ पे होगी, और तभी यहाँ पे फैन देख लेता है कि वो ऑफिसर यहाँ पे हंटर टीम के साथ जा रहा होता है शहर के अंदर ताकि वो सारे टनल को बंद कर सके। तब यहाँ पे फैन बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन तभी उसके क्लासमेट वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, अभी हम वहाँ से बच के आए हैं, क्या तुम वापस मरना चाहते हो। अब यहाँ पे उसके फादर भी उसको मना करते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हारी बहन ना बची हो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूं। लेकिन यहाँ पे फैन बोलता है कि आप ऐसी बातें मत करिए, मेरी बहन जिंदा होगी और मैं जा रहा हूँ उसको बचाने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑफिसर बोलता है कि देखो हम तुम्हें अपने साथ तो लेकर के जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि हम लोग मिल करके तुम्हारी बहन को ढूंढेंगे। और यहाँ पे फैन बोलता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिंजिया को, जो कि काफी सारे लोगों के साथ एक जगह पे फंसी हुई थी, और एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है ये लो पानी पी लो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम लोग वेट करेंगे मदद आने का तो हो सकता है हम लोग यहीं पे मर जाएं, हमें कैसे भी करके सेफ जोन तक जाना होगा। फिर यहाँ पे प्लम्बर बोलता है कि मैं अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में जानता हूँ, इसलिए हमें कैसे भी करके नीचे से जाना होगा ताकि हम मॉन्स्टर्स की नजरों में ना आए।
और यहाँ पे हर कोई बोलता है कि ठीक है, फिर प्लम्बर हमें गाइड करेगा और हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। अभी सब लोग यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन तभी एक लड़की बोलती है कि इस व्हीलचेयर वाली लड़की का क्या होगा, हमें इसकी मदद करनी होगी। लेकिन यहाँ पे प्लम्बर बोलता है कि अंडरग्राउंड रास्ते बहुत ही छोटे हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर से नहीं जा सकते, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की यहाँ पे जिंजिया को बोलती है कि तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें कैरी कर लूंगी। लेकिन यहाँ पे जिंजिया बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के लिए कोई मुसीबत बनूं, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं बस इतना चाहूंगी कि तुम ही मेरा ब्रेसलेट मेरे भाई को दे देना, फैन को। और मैं चाहूंगी कि तुम उसको मत बोलना कि वो मेरे को यहाँ पे बचाने के लिए आ जाए, बल्कि उसको ये बोलना कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई अपनी जान पे खेल करके मेरे को बचाने आए। इसलिए उसको बस इतना बोलना कि मैं मर चुकी हूँ। और ये फिर सुनने के बाद ये लड़की यहाँ से रो करके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन शहर के अंदर आ जाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अब इनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हंटर टीम का एक आदमी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सबको गाइड करूंगा। और वो अपनी विंड पावर की मदद से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कुछ साइक्लो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये देखने के बाद यहाँ पे फैन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे आदमी अपनी विंड पावर की मदद से हर एक साइक्लो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे ऑफिसर बताते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, हर किसी को यहाँ पे बैटल एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हर कोई अपना ध्यान रख लेगा। फिर ये लोग कुछ दूर और आगे जाते हैं तो इन्हें काफी सारे साइक्लो मॉन्स्टर मिलते हैं। और यहाँ पे जो ऑफिसर इनके साथ होता है वो अपने आइस मैजिक के जरिए उनको जमा देता है और बाद में वहीं पे उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये देखने के बाद फैन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि मुझे भी इतना ताकतवर बनना है। यहाँ पे कैप्टन बताते हैं कि जो तुमने अभी मैजिक देखा उसे इंटरमीडिएट मैजिक बोलते हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने स्टारडस्ट को नेबुला में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 टैलेंट है और ऊपर से मैंने देखा है कि तुमने होली स्प्रिंग में भी अच्छा खासा ट्रेनिंग कर लिया है। तो चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि लेवल अप होने के बाद तुम्हें मंत्र पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फैन सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास ये बुक है जो कि टैंग ने मेरे को दी है, और इस बुक की मदद से मैं मंत्र ना भी पढ़ूं तो मैं डायरेक्ट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इनके पास आ जाता है जो बहुत ज्यादा घायल होता है और इनके पास आने के बाद वहीं पे मर जाता है। फिर लोग देखते हैं कि ये आदमी टनल के अंदर से निकला था, तो ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद इस आदमी को नहीं पता था कि टनल के अंदर सारे मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। फिर यहाँ पे चीफ यानी कि ऑफिसर बोलता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग आगे चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फैन की नजर पड़ती है एक डेड बॉडी के ऊपर जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। और ये देखने के बाद यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि क्या मेरी बहन मर गई, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब फैन उस डेड बॉडी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की डेड बॉडी नहीं है, और ऊपर से उसको ये बात भी पता चलती है कि इस लड़की के पास बस उसकी बहन का ब्रेसलेट है। फिर यहाँ पे लेडी ऑफिसर पूछती है कि क्या हुआ, तो यहाँ पे फैन उसको पूरी बात बताता है। और तभी इनको दिखाई देता है वहाँ पे और भी सारी बॉडीज, और ये सारी डेड बॉडीज उन्हीं लोगों की होती है जो कि अंडरग्राउंड टनल से आना चाहते थे, लेकिन ये सारे लोग अब मारे जा चुके हैं। फिर इन्हें बात पता चलती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने एक मॉल का टी शर्ट पहना हुआ है जो पास ही में है। तो यहाँ पे फैन डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए मॉल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे बाकी सब लोग स्कूल की तरफ जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे मॉल के अंदर जिंजिया को, जो कि पानी लेने के लिए जाती है एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साइक्लो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी व्हीलचेयर को तोड़ देता है। लेकिन सही समय पे जिंजिया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर छुप जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 लोगों को जो कि शहर की बर्बादी देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। इनको देखकर कैसा लग रहा था कि ये लोग इसके पीछे हैं, यानी कि शहर की बर्बादी के। लेकिन यहाँ पे एक मास्क वाले आदमी को दिख जाता है कि कुछ हंटर टीम यहाँ पे एक ऑफिसर के साथ जा रही है स्कूल की तरफ। तो उनको समझ में आ जाता है कि उनको पता चल जा चुका है कि मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि उस टीम को स्कूल जाने से पहले रोकना होगा। इसके अलावा इन्हें ये भी दिखाई दे जाता है यहाँ पे फैन जो कि अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, और यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि थंडर मेज बहुत ही रेयर होते हैं, चलो हम उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मास्क वाला बोलता है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है, मैं उसको खत्म करूंगा। और इधर पे हम देखते हैं फैन को जो कि कैसे भी करके मॉल के अंदर पहुंच जाता है, और तभी मास्क वाला आदमी उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना। तो यहाँ पे फैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये मास्क अपना उतारता है और फिर बताता है कि मैं युएंग हूँ जिसको तुमने मैच में हरा दिया था, और तुम्हारी वजह से मेरा ये आधा चेहरा जल चुका है। मेरा प्लान ये था कि मैं यू फैमिली के अंदर इतने सालों से नौकर बन के रहूंगा ताकि मुझे कैसे भी करके होली स्प्रिंग वाटर में ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए, और वो मुझे मिलने भी वाला था। लेकिन बीच में ही डुआ आ गया और तुम्हारी वजह से मैं हार चुका हूँ, और यही कारण है कि मेरे को होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला, और ऊपर से मेरा चेहरा जला दिया गया। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे फैन समझ जाता है कि यह आदमी भी ब्लैक क्यूरिया का एक मेंबर है। और तभी यहाँ पे युएंग बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और यही कारण है कि मेरा लेवल अप भी नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे वो तुरंत ही ब्लैक सब्सटेंस निकालता है और यहाँ पे कई सारे मंकी मॉन्स्टर्स को छोड़ देता है फैन के पीछे। अब यहाँ पे फैन अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इन मंकी मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं यहाँ पे फैन को जो कि डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके सबसे पहले अपनी बहन को ढूंढना होगा। वो लड़का यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए अपनी तुरंत ही थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज करके वहाँ से चला जाता है।
लेकिन तभी यहाँ पे यूएंग को कॉल आता है उसके साथी का और वो बताता है कि देखो मिलिट्री यहाँ स्कूल में पहुंचने वाली है, हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा क्योंकि हमारा मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पर्सनल रिवेंज से, इसलिए तुरंत यहाँ पे आ जाओ नहीं तो तुम्हारा दूसरा चेहरा भी जला दिया जाएगा। और यहाँ पे यूएंग को जाना पड़ता है। अब इधर पे हम फैन को देखते हैं जो कि इन सभी मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है। और यहाँ पे रूम में आने के बाद यहाँ पे फैन दिखता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वो सभी सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है कि जिंजिया कहाँ पे छुपी हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिंजिया ज्यादा देर यहाँ पे नहीं छुप सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जिंजिया उस जगह से बाहर निकल के कहीं जाकर के छुप जाती है। और यहाँ पे हम फैन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मेरे को कैसे भी करके सभी स्टार्स को कंट्रोल करना होगा, तभी मैं यहाँ से जिंदा बच के निकल सकता हूँ। और फिर फैन देखता है कि उसका जो पेंडेंट है वो चमकने लग रहा है और उसको पता चल जाता है कि अब उसका जो पेंडेंट है वो स्टारडस्ट से एक नेबुला में बदलने वाला है। और यहाँ पे हमें एक और बार पता चलती है कि जितने भी टॉप लेवल के मेज होते हैं उनके पास 7 से ज्यादा स्टार होते हैं। और यहाँ पे फैन ये बात भी समझ जाता है कि उसकी पावर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसने होली स्प्रिंग वाटर को पी लिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी स्टार्स को कंट्रोल कर लेता है और अब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि उसकी पूरी बॉडी में से अब आग निकल रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मंकी मॉन्स्टर्स उसके सामने आते हैं वो यहाँ पे फैन का ये वाला रूप देखने के बाद डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। और इसके अलावा यहाँ पे फैन बाकी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज कर देता है अपनी थंडर मैजिक की मदद से। और यहाँ पे फिर फायर बीस्ट की मदद से उन सबको जला देता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि एक साइक्लो मॉन्स्टर जिंजिया को देख लेता है, लेकिन यहाँ पे जिंजिया उसकी आंखों में चाकू मार के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जितने भी साइक्लो मॉन्स्टर होते हैं वहाँ पे शोर सुन के वहाँ पे आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंजिया अब सोच रही होती है कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पे फैन अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और यहाँ पे अपनी बहन की जान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि फैन अपनी बहन को लेकर के जब बाहर आता है तो कोई भी लो लेवल का मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला नहीं करता। और यहाँ पे फैन बताता है कि अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि ये लोग मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। यहाँ पे फैन अपनी बहन को बोलता है कि मुझे तुम्हें सेफ जोन तक छोड़ना होगा, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और यहाँ पे फैन चला जाता है अपनी बहन को लेकर के स्कूल की तरफ। अब ये लोग जब स्कूल में आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो गड्ढा कहाँ पे है जहाँ से सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे एक लड़की इनके सामने आकर के बोलती है प्लीज मेरी मदद करिए। ये लोग उस लड़की को देख करके हैरान थे कि इतने सारे मॉन्स्टर्स में ये लड़की बच कैसे गई। फिर यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके इस गड्ढे को बंद करना होगा। फिर यहाँ पे सब लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा सा एक पत्थर गड्ढे के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उस पत्थर को तोड़ करके बाहर आ रहे होते हैं। फिर ये सब लोग अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि मॉन्स्टर्स को रोका जा सके। अब यहाँ पे फैन फिर भी अपनी बहन को सेफ जोन तक लेकर के जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे फैन को अपनी जान बचाने के लिए एक अलग ही रास्ते पे जाना पड़ता है। अब यहाँ पे फैन कैसे भी करके छुप जाता है और वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर आके निकल जाता है। अब यहाँ पे फैन सोच रहा होता है कि मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे मार गिराऊंगा। इधर पे हम देखते हैं कि यूएंग अपने साथी के साथ इनके सामने आ जाता है और बाद में बोलता है कि ब्लैक क्यूरिया को ज्वाइन कर लो नहीं तो तुम्हें मरना होगा। और जैसे वो अपना मास्क हटाता है यहाँ पे सब लोग उसको देख करके हैरान थे और यहाँ पे यूएंग तुरंत ही इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके जवाब में सब लोग मिल करके हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएंग का साथी डर जाता है। वो बोलता है कि हम दोनों मिल करके इन सबका सामना नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो यूएंग को छोड़ करके भाग रहा होता है। फिर यहाँ पे यूएंग जब अकेला पड़ जाता है तब वो सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे समिन कर देता है जो कि यहाँ पे टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब लोग मिल करके एक साथ हमला करते हैं सभी मॉन्स्टर्स पे और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को हरा भी देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ग जब सबसे बड़े वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है तब यहाँ पे उसके साथी यानी कि जितने सोल्जर्स होते हैं वो उसका रास्ता क्लियर करते हैं और वो सारे लड़ रहे होते हैं वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर से। लेकिन हम देखते हैं कि लड़ाई में वो सारे मारे भी जाते हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग अपनी आंखों के सामने अपने सभी साथियों को खोता हुआ देखता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे फायर बॉल्स यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर गिर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे कॉन्ग एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद उनके चारों तरफ एक सील्ड बन जाती है फायर की और ये एक बहुत बड़ा सा रूप ले लेता है फायर बॉल का। और इस फायर बॉल को यहाँ पे दूर से फैन भी देख रहा होता है और फैन समझ जाता है कि सब काम कॉन्ग का है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके पास एक वॉरियर लेवल का वुल्फ आ जाता है और यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे फैन आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस वॉरियर लेवल के वुल्फ को वहीं पे खत्म कर देता है और उसको गड्ढे के अंदर भेज देने के बाद गड्ढा बंद कर देता है। और यहाँ पे हर कोई हैरान था कि फैन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं यूएंग को जो कि बोलता है कि फैन तुम भली ताकतवर हो गए हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 और सीजन 2 यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।